ठीक है सर, ठीक है, परफेक्ट। ठीक है। ठीक है सर, वो तो तो आप पहले तो सुप्रभात और नमस्कार, आपका स्वागत है सर। शुक्रिया। ब्लैक स्वेल थिएटर की वेबिनार श्रृंखला 11 में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री दिनेश श्रीनेत जी। आगे भी श्री है, पीछे भी श्री है। और आज हम श्री गणेश करेंगे फिल्म जॉनर। और फिल्म जॉनर क्या है, फिल्म के प्रकार क्या है, वह भारतीय और पाश्चात्य दोनों पक्षों को हम विस्तार से सर से सुनेंगे और जानेंगे। सबसे पहले, जैसे कि हमारे इस वेबिनार की परंपरा रही है कि हम अतिथि का पहले स्वागत करते हैं और इस अतिथि का एक बहुत ही जुड़े हैं वे जान सकें कि वो किनसे मिल रहे हैं, किनसे संवाद कर रहे हैं। तो मैं सर का छोटा सा परिचय जरूर यहाँ रखना चाहूंगी। बीते 2 दशक से भी ज्यादा समय से दिनेश त्रिनेत्र जी स्वतंत्र रूप से सिनेमा, दृश्य माध्यमों तथा लोकप्रिय संस्कृति पर लिखते रहे हैं। आप इंटरनेट लिखने वाले आरंभिक लोगों में से एक हैं। आपके द्वारा ब्लॉग सिनेमा ब्लॉग में होती है। वाणी प्रकाशन से आपकी पुस्तक पश्चिम और सिनेमा विद्यालय में सहायक अध्ययन सामग्री के रूप दिल्ली विश्वविद्यालय, बीएचयू, एमईटी यूनिवर्सिटी, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, महात्मा राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा समेत कई प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में सिनेमा और दृश्य विधाओं पर व्याख्यान आपने दिया है। भारतीय तथा पाश्चात्य सिने शैलियों से अध्ययन तथा भारतीय सिनेमा के अचर्चित पहलू, जिन पहलुओं पे चर्चा नहीं होती है, ऐसे पहलुओं को भी आपकी विशेष दिलचस्पी है जिसे आप रखते हैं। पेशे से आप पत्रकार और कथाकार हैं। साथ ही आपकी एक मशहूर कहानी विज्ञापन वाली लड़की उर्दू समेत विभिन्न भाषाओं में अनुदित और अनुदित होकर सभी लोगों के पास वह पहुंची। और इस कहानी से आपने आपकी एक महत्वपूर्ण पहचान बड़ी विज्ञापन वाली लड़की से। हम बहुत अभिभूत हैं, आप हमारे बीच में हैं, आप हैं, पढ़ाते हैं। सिनेमा के विभिन्न पहलुओं को आपने खूब में लिखा है, पश्चिम और सिनेमा में। तो सर, हम चाहेंगे हमारा जैसा कि विषय है भारतीय एवं पाश्चात्य फिल्म जॉनर, आ, पे आप अपनी बात। हाँ सुरभि, थोड़ा सा लग रहा नेटवर्क का इशू था। अभी आपकी बात जी अंत में कर ली। मैं एक चीज और जी चाहूंगा शुरू करने से पहले कि अभी मैं जिन लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ, जिन लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, वो ज्यादातर लोग आपके थिएटर के जी स्टूडेंट। थोड़ा सा उनके बारे में अगर आप मुझे परिचय दे सकें तो मुझे थोड़ा कम्युनिकेशन में और जी आसानी होगी या सुविधा होगी। जी सर, और हमारे ब्लैक साथ स्टोन जो थिएटर भी के लोग बारे में जुड़े भी अगर हैं। मुझे ज्यादा नहीं, 1-2 लाइनों में बता सकें। जी 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 सर। तो ब्लैक स्वेल थिएटर का परिचय मैं पहले शुरू करती हूँ। ब्लैक स्वेल थिएटर सर विगत 3 सालों से वर्धा विदर्भ में है। और यह ब्लैक स्वेल थिएटर जो है यहाँ के लोकल, खासकर विदर्भ जो है किसानों की आत्महत्या की राजधानी मानी जाती है, ऐसी जगह पर हम रंगमंच करते हैं और विभिन्न कलाओं को हम, साथ ही किसान से जुड़ी हुई समस्याओं पे नाटक उन्हीं के गांव में जाकर उनके इश्यूज को लेकर हम करते हैं। तथा डिजिटल फॉर्म में विभिन्न रंगकर्मी और विभिन्न सिने कर्मियों के जीवन व्यक्तित्व को भी हम लोग छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाते हैं। तो ब्लैक स्वेल थिएटर एकदम शिशु है, लेकिन वह काम कर रहा है लगातार इस इलाके में, विदर्भ में। और आज हमारे साथ जुड़े हैं लगभग जो 70 फीसदी हमारे साथ छात्र जुड़े हैं सर, जो सिनेमा और रंगमंच के छात्र हैं, गंभीरता से सिनेमा को देखते हैं, पढ़ते हैं और वो उसे जानना चाहते हैं। उनके भूख है सिनेमा और रंगमंच की। दूसरा एक एक ऐसा वर्ग भी हमारे साथ जुड़ा है, जो जैसे विजय शर्मा मैम जुड़ी हैं, जिनका एक बड़ा नाम है। हाँ, वसुधा अभी मैंने सहस्त्रबुद्धे मैम जुड़ी हैं।
जो लेखन का कार्य करती रहती हैं, तो एक ऐसा वर्ग भी बुद्धिजीवी वर्ग है जो सिनेमा को गंभीरता से लेता है। जी। शुक्रिया सुरभि, मुझे ब्लैक सोल थिएटर की तरफ से वर्धा के स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करने का मौका देने के लिए। और मैं अपनी बात शुरू करता हूँ फिल्म जनर से। हाँ। फिल्म जनर पे बात करने से पहले सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि फिल्म जनर की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि फिल्म जनर को लेकर बहुत डिबेट चलती है हमेशा कि फिल्म जनर, कई बार ये कहा जाता है कि ये सिर्फ समीक्षकों के दिमाग की उपज है। फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा कोई जेनर जो है तयशुदा जेनर नहीं होता, जिसको लेकर जो है ये हमेशा जो है डिसाइड किया जा सके कि अच्छा इस तरह की फिल्में लगातार एक खास पैटर्न को फॉलो करके बनती। तो ये आरंभ में डिबेटेबल रहा, लेकिन धीरे धीरे करके फिल्म जेनर एक बहुत बेहतर जरिया बन गया फिल्म को समझने का, और फिल्मों को एक परिप्रेक्ष्य में समझने का, फिल्मों को एक कह लीजिए कि एक ऐतिहासिक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में समझने का एक बहुत बेहतरीन जरिया बन गया। तो बेसिकली फिल्म जेनर के 3-4 पैरामीटर होते हैं जिसके आधार पर हम फिल्मों को वर्गीकृत करते हैं। मेकिंग की स्टाइल, बहुत सारी फिल्में ऐसी होती हैं जो एक खास तरह की शैली में बनती हैं, जैसे कि इसका सबसे अच्छा उदाहरण है फिर नॉयर सिनेमा। नॉयर सिनेमा अपनी थीम के साथ साथ उसकी जिस तरह से उसकी जो मेकिंग की शैली एक तय की गई, एक खास किस्म की फोटोग्राफी, एक खास तरह का एनवायरनमेंट जिसमें वो फिल्में शूट होती थी, तो फिल्म मेकिंग की शैली कहीं ना कहीं फिल्म जेनर को डिसाइड करती है या तय करती है। इसी तरह से हम आ जाते हैं कई बार फिल्म की विषय वस्तु, विषय वस्तु भी जो है तय करती है कि ये किस जनर की फिल्म है। जैसे इसका विषय वस्तु बहुत बड़ा व्यापक दायरा है, क्योंकि विषय वस्तु के आधार पर ही हम जो है फिल्मों को, जैसे कि थ्रिलर, क्राइम सिनेमा, वार सिनेमा, युद्ध आधारित सिनेमा, इसके अलावा एक कह लीजिए कि जैसे कि इसके भी सब जॉनर बन जाते हैं, जैसे कि क्राइम सिनेमा में भी जो है क्राइम प्रोसीजरल सिनेमा अलग होता है, और इन्वेस्टिगेटिव सिनेमा वो अलग। तो तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है विचारधारा, आइडियोलॉजी। तो आइडियोलॉजी भी जेनर तय करती है फिल्मों का। तो ये एक बहुत बेसिक क्राइटेरिया है जहां से मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ कि इनके आधार पर विश्व में सिनेमा के वर्गीकरण किए जाते रहे हैं। और हॉल, खासतौर से जब हम पश्चिम के सिनेमा की बात करते हैं तो पश्चिम का सिनेमा बहुत स्पष्ट तौर पर इन वर्गीकरणों को आधार मानकर, और जब मैं पश्चिम के सिनेमा की बात कर रहा हूँ तो मैं उस सिनेमा की बात कर रहा हूँ जो मास के लिए बनाया जाता है, मास के लिए प्रोड्यूस किया जाता है। वो सिनेमा ज्यादातर अपने एक खास दर्शक को, इसके पीछे एक एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि बहुत सारा व्यवसायिक मजबूरियां या व्यवसायिक बाध्यताएं भी होती हैं। तो एक खास तरह से एक खास ऑडियंस को जो है ध्यान में रखकर फिल्में बनती हैं, जो कि हॉलीवुड में बहुत बड़ा जो है कह लीजिए कि अपने दर्शकों को टारगेट करने का एक पैटर्न बन गया कि ये तय होता था कि अच्छा ये वर्ग हमारे लिए इस तरह की फिल्में देखने आएगा ही आएगा, तो उसको ध्यान में रखकर उसी तरह की फिल्में बनने लगी। तो ये एक जो है इम्पोर्टेंट चीज है जो फिल्म जेनर को डिसाइड करती है। अब एक और प्रश्न उठता है कि फिल्म जेनर को समझना क्यों जरूरी है, एक सिनेमा के स्टूडेंट के लिए फिल्म जेनर को समझना क्यों जरूरी है। तो इसका मुझे ये लगता है कि फिल्म जेनर को समझने से आपके पास क्या होता है कि आपको बस फिल्म जो है सिर्फ एक आइसोलेशन में नहीं आती है, बल्कि फिल्म को आप एक बड़े पर्सपेक्टिव में देख पाते हैं। आप फिल्म को जो है, क्योंकि हर जेनर जो है किसी न किसी ऐतिहासिक जरूरत से सामने आता है, कोई ना कोई ऐतिहासिक जरूरत होती है जो उस जेनर को तैयार करती है, और धीरे 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 करके उस पर लगातार फिल्में बनने लगती हैं। इसी तरीके से फिल्म कला में होने वाला जो डेवलपमेंट होता है, फिल्म कला के विकास में भी जेनर का बहुत योगदान है।
इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि जैसे कि स्टूडियो सिस्टम से इंडिपेंडेंट सिनेमा की तरफ आना। तो स्टूडियो सिस्टम क्या था? स्टूडियो सिस्टम की एक अपनी जो है एक खास शैली थी, मेकिंग का अपना एक स्टाइल था, एडिटिंग का अपना एक स्टाइल था। जो अभिनेता चुने जाते थे वो बड़े अभिनेता चुने जाते थे। लेकिन जब इंडिपेंडेंट सिनेमा आया, या आपका फ्रांस का न्यू वेव आया, या इटालियन नियो रियलिज्म आया, उसमें क्या हो रहा था कि वो सारे लोग इस तरह का सिनेमा बनाना शुरू किया उन्होंने, कि जो सिनेमा सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर के की अभिव्यक्ति का माध्यम बने, जो उसकी अपनी एक सिग्नेचर स्टाइल हो, न कि उस पर वो किसी एक स्टूडियो का जो है आधिपत्य हो उस शैली पर। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारी चीजें ब्रेक की, उन्होंने एडिटिंग की शैली तोड़ी, उन्होंने फिल्म को जो है सीधे वो कैमरा लेकर सड़कों पे उतर गए, उन्होंने एमेच्योर कलाकारों के साथ काम करना शुरू किया। तो अगर आप देखें कि फिल्म बनाने की जो शैली है, इसके आधार पर भी फिल्म जेनर डिसाइड होते हैं। और इसके अलावा राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसी राजनीतिक विचारधाराएं नहीं, जैसे राजनीतिक तो नहीं है, लेकिन एक मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि जैसे फेमिनिज्म ने बहुत बड़ा जो है रोल निभाया एक डिफरेंट तरह की फिल्म बनाने में, खासतौर से जब इंडिपेंडेंट सिनेमा का अमेरिका में इंडिपेंडेंट सिनेमा आया, तो फेमिनिज्म फेमिनिस्ट मूवमेंट ने बहुत बड़ा रोल अदा किया उस तरह के लो बजट सिनेमा में, क्योंकि उसी समय वीडियो भी आया था। और वीडियो की मदद से क्या हुआ कि लो बजट फिल्में बनाना और ज्यादा आसान हो गया। इसके अलावा बहुत सारा ऐसा सिनेमा बना जो जिसके लिए जो परंपरागत माध्यम नहीं थे, जिसके डिस्ट्रीब्यूशन के परंपरागत माध्यम नहीं थे, तो उन्होंने गैर परंपरागत तरीकों से गैर परंपरागत फिल्में बनाई और उनको अपने देखने वालों तक, दर्शकों तक ले गए। ये गैर परंपरागत तरीके कौन से थे? ये थे फिल्म सोसाइटीज के जरिए, छोटे छोटे शोज के जरिए, फिल्म क्लब्स के जरिए, और तमाम तरीकों से, जो भी एक गैर परंपरागत डिस्ट्रीब्यूशन माध्यम हो सकते थे संभव अलग अलग देशों में, अलग अलग परिस्थितियों में, उसका इस्तेमाल किया गया। केरला का बहुत अच्छा उदाहरण है। केरला में जो आर्ट सिनेमा आया, तो उन्होंने जो है इस गैर परंपरागत डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। और हमारे यहाँ भी जो है, जो शुरुआत का जो एक कला सिनेमा था, जब एनएफडीसी के सहयोग से फिल्में बन रही थी, तब हालांकि जो है वो उसी तरीके से वो सारी फिल्में देखने को हमें मिलती थी सिनेमा हॉल में, जिसमें कि हम कमर्शियल सिनेमा भी देखते थे। लेकिन फिर भी उस सिनेमा को भी सरवाइव करने में उस दौर में जो एक फिल्म सोसाइटी मूवमेंट हुआ था, उसका बहुत बड़ा रोल था। और इसका बहुत ज्यादा असर हम इधर देख सकते हैं, साउथ में, बॉम्बे में, इवन उत्तर भारत के भी कई हिस्सों में जो है हमने देखा है कि फिल्म सोसाइटी मूवमेंट हुए। विश्वविद्यालयों का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। हालांकि ये सब कुछ निजी प्रयासों से, निजी दिलचस्पियों के जरिए हुआ, तो वो आया और बहुत सारे जो है सोसाइटीज ने संसाधनों के अभाव में दम तोड़ दिया, या समय के साथ साथ वो पीछे चले गए। तो इसकी वजह से मेरी दिलचस्पी, जब ये मेरे सामने एक प्रस्ताव आया था कि मैं फिल्म जनर पे बात करूं, तो फिल्म जनर पे मैंने बहुत विस्तार में हालांकि अपनी किताब पश्चिम और सिनेमा में बात की है। उसका लगभग जो दूसरा खंड है, 50% उसका किताब का हिस्सा फिल्म जेनर को ही डिस्कस करता है, उसी पर बातचीत करता है। तो फिल्म जेनर के साथ साथ मुझे लगता है कि एक चीज और जो आप सिनेमा के विद्यार्थियों को, जिस पर ध्यान देना चाहिए, जिसके बारे में सोचना चाहिए, वो ये है कि भारत में कभी इस तरह का एकेडमिक तरीके से, या कह लीजिए कि कोई सायास प्रयास नहीं हुआ है कि भारत में जो सिनेमा है उसको डिफरेंट जेनर में बांटा जा सके। तो आज की बातचीत मैं जानबूझकर उस तरफ ले जाना चाहता हूँ कि पश्चिम के फिल्म जेनर पे जब हम बात करें, तो उसके पैरेलल हम ये भी देखें कि हमारे भारतीय सिनेमा में भी क्या डिफरेंट जेनर थे, क्या उनकी जो है, या हैं, या उनकी संभावनाएं कितनी बन रही हैं, और अगर बन रही हैं तो हम उनको किस तरह से, किन किन खांचों में वर्गीकृत कर सकते हैं, किस किस तरीके से हम उन्हें तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं वेस्टर्न फिल्म जॉनर के पैरेलल के बरक्स के। तो शुरुआत करते हैं हम। मैं आपको बहुत ही रफ जो है, कह लीजिए कि ब्रॉड आइडिया देता हूँ फिल्म जेनर के बारे में,
जिन पर वो बात की जाती है, जिन पर ब्रेक कर करके हम अलग अलग फिल्म जनर के बारे में बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो एक महत्वपूर्ण जनर आता है वो आता है यूरोपियन आर्ट हाउस सिनेमा का। अब आप देखिए कि ये शब्द जो आर्ट हाउस सिनेमा है, जिसका हम अक्सर बातचीत में भी प्रयोग करते हैं, दरअसल ये शब्द ही वहीं से आया है जब यूरोप में इस तरह की फिल्में बननी शुरू हुई। यूरोपियन आर्ट हाउस सिनेमा में जब फिल्में बननी शुरू हुई, और उन फिल्मों के बारे में मैं कुछ चीजें आपको जो है बताना चाहूंगा। जो न्यू वेव सिनेमा था, जो फ्रांस का न्यू वेव सिनेमा था, जिसमें गोदार और फ्रांसुआ ट्रूफो और ने फिल्में बनानी शुरू की। और ये फिल्में भी कैसे बनानी शुरू की? ये फिल्में बनी एक खास तरह की थ्योरी से, सिनेमा कला की थ्योरी से ये फिल्में निकल के आई। यानी कि पहले उस थ्योरी पे बहस हुई, बाकायदा डिस्कशन हुए, मत मतांतर हुए, और फिर इन्होंने अपनी अपनी थ्योरी को साबित करने के लिए इन दोनों डायरेक्टर्स ने फिल्में बनाई। और क्या मेरी आवाज साफ आ रही है? एक मैसेज मेरे पास आया है कि इंटरनेट की कुछ दिक्कत आ रही है। सर आ रही है, साफ आ रही है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है एकदम कि साफ। निशा जी, मेरे ख्याल से आपका जो है वो इंटरनेट एक बार चेक करिएगा, शायद वहां पे कुछ दिक्कत हो। जी सर। तो जो फिल्में आई, जो ब्रेथलेस जैसी फिल्म आई, या फ्रांसुआ ट्रूफो की जो फिल्में आई, इन फिल्मों ने पूरी तरह से जो है सब कुछ चेंज किया, पूरा माहौल चेंज। जी सर, बोलिए सर। दिनेश सर। सर आप तक मेरी आवाज आ रही है? नेटवर्क की कोई समस्या हुई है, वो पुनः जुड़ेंगे हमारे साथ। फिर आएंगे। हाँ, बीच बीच में नंदलाल झा जी आप जुड़कर लेफ्ट मत होइए, एक बार जुड़िए अगर आप सुन रहे हैं हमारी आवाज को तो, और कृपया आप अपना वीडियो ऑफ रखिए, बाकी लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। सर पुनः जुड़ रहे हैं हमारे साथ। बहुत ही गंभीर विषय है, आप सभी कृपया ध्यान से सुनिए, क्योंकि एक बार अगर आप फिल्म जनर को समझ जाते हैं तो आप जब आप फिल्मों को देखते हैं तो उस खांचे में रखना सीख जाएंगे आप लोग। जी सर। जी,
लाइट फ्लैक्चुएट होने से इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो ये शायद एक आध बार ऐसा हो सकता है, संयोगवश अभी ऐसा हो गया। तो हम बात कर रहे थे आर्ट हाउस सिनेमा की। तो मैंने बताया कि किस तरह से फ्रांस में न्यू वेव ने एक तरह से कह लीजिए कि पूरी दुनिया को एक अलग तरह की फिल्मों के बारे में, एक अलग तरह की फिल्मों की दिशा दिखाई, और लगातार उस पर फिल्में बननी शुरू हुई। एक चीज और देखनी होगी, जैसे दो जॉनर है इसमें भी, आर्ट हाउस सिनेमा में भी एक एक्सपेरिमेंटल सिनेमा है और एक आर्ट हाउस सिनेमा है। दोनों ही फिल्में एक जैसी लग सकती हैं, लेकिन दोनों के बीच बहुत बारीक सा भेद है, और वो भी आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है। आइडियोलॉजिकल डिफरेंस इस तरह से है कि जो एक्सपेरिमेंटल सिनेमा था वो बना ही इस तरीके से था कि वो सिनेमा माध्यम की संभावनाओं को तलाश करने के लिए, कहानी कहने की संभावनाओं को तलाश करने के लिए, या सिनेमा को एक आर्ट के तौर पर देखते हुए उसके, कह लीजिए कि उसकी असीमित संभावनाएं हो सकती हैं, इन संभावनाओं को तलाशने के लिए एक्सपेरिमेंटल सिनेमा का जन्म हुआ। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि जब हम ऐसी फिल्में देखते हैं जिनमें हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा प्रयोग है, और वो हमारे परंपरागत जो, कह लीजिए, जो सिनेमा के प्रति जो हमारी अभिरुचि है या जो हमारा एस्थेटिक सेंस है उसको ब्रेक करता है, कहीं ना कहीं उसको तोड़ता है, तो हमें हमेशा उन फिल्मों की स्टडी हमें हमेशा इस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रखकर देखनी चाहिए कि ऐसी फिल्में भी लगातार बनती आई हैं और आगे भी बनती रहेंगी, जो ये देखेंगी कि इस विधा के जरिए किस तरीके से जो रियलिटी है, जो यथार्थ है, उसके विभिन्न रूपों को हम सिनेमा में लेकर आ सकते हैं। मैंने बहुत संक्षेप में इसकी चर्चा की अभी, आर्ट हाउस सिनेमा की। अब मैं बात बात करता हूँ एक्सपेरिमेंटल सिनेमा की। तो एक्सपेरिमेंटल सिनेमा जैसे क्या था कि रियलिटी को देखने के जो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। रियलिटी का एक तरीका सिर्फ यही नहीं है कि कैमरा जिस दृश्य को देख रहा है हूबहू उसको फिल्म पे उतार रहा है। ये भी तय हुआ कि नहीं, अगर मैं इस संसार को जिस तरीके से देखना चाहता हूँ, क्या उस तरीके से फिल्म उन चीजों को रूपांतरित कर सकती है। तो इसमें बहुत सारे प्रयोग हुए, जैसे कि इसमें एक जर्मन में जो अभिव्यंजनावादी सिनेमा बना, उसमें एक प्रयोग हुआ था कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलीगरी। द कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलीगरी में क्या था कि उसमें दुनिया को एक ऐसे व्यक्ति की नजर से देखने की कोशिश की गई थी जिसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। तो वो फिल्म ही इसी तरह से बनाई गई थी। उसमें जो है, जो सेट थे उनको पेंट कर दिया गया था, और आड़े तिरछे जो है सेट बनाए गए थे, और लाइट का भी बहुत अलग अलग तरीके से प्रयोग किया गया था। इसी तरीके से एक फ्रांस की फिल्म थी अनसिया अंदालू, जिसमें कि बहुत अलग अलग तरह के प्रयोग थे। उसकी जो है वो, उसका जो ज्यादातर था, वो प्रभावित था आपका इससे, अगर आप ये कहेंगे, उस समय एक आर्ट मूवमेंट हुआ था, एक कला आंदोलन हुआ था, जो अमूर्तन कह लीजिए, या कह लीजिए कि जो है सररियलिस्टिक आर्ट जिसको कहते हैं, जो यथार्थ में अयथार्थ की संभावनाएं खोजता है। उस तरह के सररियलिज्म, सररियलिस्टिक कला आंदोलन का असर पड़ा, और उससे जो है बहुत सारा प्रयोगवादी सिनेमा सामने आया। इसी तरीके से रॉब ग्रीए थे बाद के दौर में, काफी बाद के दौर में, मुझे लगता है ये शायद 60 और 70 के दशक की बात है, जिन्होंने नॉवेल में जो है परंपरागत नैरेटिव स्ट्रक्चर तोड़ने की बात कही। उनका ये कहना था कि जो कोई भी कहानी ना तो आरंभ होती है ना खत्म होती है, तो एक जो कहानी कहने वाला है वो भी जो है किसी एक समय के किसी एक खास पॉइंट से लेकर एक खास पॉइंट तक की कथा कहता है, और उस कथा को देखने और के अलग अलग नजरिए हो सकते हैं। वो एक काफी कॉम्प्लिकेटेड विचार था। रॉब ग्रे का एक बहुत अच्छा इंटरव्यू लिया है निर्मल वर्मा ने, वो अगर कहीं आपको मिले उनके संकलनों में पढ़ सकते हैं। तो रॉब ग्रे की भी जो है लास्ट ईयर इन मरियन बार करके एक फिल्म आई थी, उसमें जो है रॉब ग्रे के ही नॉवेल पे आधारित थी, और वो उसी तरह की फिल्म थी जहाँ पे घटनाओं की कोई बहुत तारतम्यता नहीं मिलती। अपने यहाँ भी इस तरह के एक्सपेरिमेंट हुए हैं, जिसमें कि खासतौर से मणिकौल ने ऐसी बहुत सारी फिल्में बनाई हैं। तो ज्यादातर क्या होता है कि हम ऐसी फिल्मों को सीधे सीधे खारिज कर देते हैं।
अगर मतलब दो ही तरीका होता है इस तरह की फिल्मों से, कह लीजिए कि इस तरह की फिल्मों को ट्रीट करने का, कि या तो हम उन्हें खारिज कर देते हैं सीधे सीधे, या हम उसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा कर देते हैं। अति प्रशंसा या बिल्कुल जो है रिजेक्ट कर देना। तो मुझे लगता है कि इन फिल्मों को आप जो सिनेमा के स्टूडेंट हैं उनको इसी तरीके से इन फिल्मों को देखना चाहिए, कि ये फिल्में एक खास मकसद से ही बनाई गई हैं। ये फिल्में उस तरह नहीं बनाई गई हैं जिस तरीके से बासु चटर्जी फिल्म बनाते हैं, या मनमोहन देसाई फिल्में बनाते थे, या आज के दौर में करण जौहर फिल्में बनाते हैं। इन फिल्मों को बनाने का मकसद ही अलग था। तो क्या वो उस मकसद में और उस हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में ये फिल्में कोई मुकाम हासिल कर पा रही हैं? इस तरीके से अगर मुझे लगता है कि हम इन फिल्मों को देखेंगे तो हम ज्यादा बेहतर तरीके से ज्यादा बेहतर समझ के साथ इन पर बात कर पाएंगे। इसके बाद से अगर हम वापस लौटते हैं, ये तो यूरोप में यही मुख्य दो तरह की शैली थी जिसका यूरोप में प्रादुर्भाव हुआ, और जिसमें कि जो है जर्मनी और फ्रांस और इटली, ये तीनों रहे। और इन तीनों के जो आंदोलन थे, नव यथार्थवादी आंदोलन, फ्रांस का न्यू वेव आंदोलन, इसका बहुत बड़ा असर रहा। और इस सिनेमा की अनुगूंज हम अभी तक देख सकते हैं जब थर्ड वर्ल्ड में जो फिल्में बन रही हैं। जैसे कि अभी कुछ समय पहले आपके यहाँ बहुत अच्छा व्याख्यान हुआ था जिसमें समकालीन विश्व सिनेमा पर बात हुई थी। तो ईरान का सिनेमा है, ईरान का सिनेमा सबसे अच्छा उदाहरण है, जो लगभग लगभग उन्हीं चीजों का, उन्हीं टूल्स का इस्तेमाल करता है जिन टूल्स का इस्तेमाल कभी 50 और 60 के दशक में फ्रांस न्यू वेव सिनेमा के मेकर्स ने किया था। और ब्रेथले जैसी फिल्म गोदार ने बनाई तमाम को किया, कि कलाकारों का चयन, जो माजिद मजीदी की फिल्में हैं या और हैं, कि या फिर अब्बास की और रस्तामी हैं, लोकेशन, कलाकार, विषय, इन सब का चयन इन फिल्मों ने इस तरह से किया कि वो परंपरागत जो सिनेमा का एक ढांचा है, जो उसका एक कॉमर्शियल स्ट्रक्चर है, उसको तोड़ के। इसके बाद से हम बात करते हैं, इस तरफ चलते हैं, हम हॉलीवुड की तरफ चलते हैं, अमेरिकन सिनेमा की तरफ चलते हैं। तो अमेरिकन सिनेमा में जैसा कि आप जानते हैं कि पूरा का पूरा जो है स्टूडियो सिस्टम था, और स्टूडियो सिस्टम के जरिए अलग अलग जॉनर आए, जिसमें कि वेस्टर्न सिनेमा ने एक बहुत लंबे समय तक, आपका 60 और 70 के दशक में वेस्टर्न सिनेमा ने की मोनोपोली रही है, वेस्टर्न शैली के सिनेमा की। और वेस्टर्न शैली के सिनेमा का असर हम अपने यहाँ देख सकते हैं शोले जैसी फिल्म। तो वेस्टर्न शैली के सिनेमा में क्या था कि वो ज्यादातर मैक्सिको में शूट होती थी, और वो काउबॉय होते थे जो गन फाइटर्स होते थे। एक लोकेशन होती थी उसमें ऐसी, जो आमतौर पे एक छोटा कस्बा होता था, और उसमें जो है कुछ पात्रों के बीच बहुत सारी जो है प्रतिशोध की कहानियां हुआ करती थी। तो इस तरह की जो है फिल्में वेस्टर्न कैटेगरी में बनी। फिर आ जाते हैं हम नॉयर सिनेमा पे। नॉयर सिनेमा के बारे में जब हम बात करेंगे, और जब हम भारतीय सिनेमा के बारे में बात करेंगे, तो बहुत दिलचस्प समानताएं मिलेंगी। तो नॉयर सिनेमा क्या था कि एक, उससे सस्पेंस नहीं था, बल्कि उसमें क्या था कि एक ऐसी कहानी होती थी जो रहस्य, थोड़ा उसमें कह लीजिए कि एक किस्म का रहस्यवाद होता था। और इन फिल्मों की जो सेटिंग होती थी, उस सेटिंग जो है एक अलग तरह की सेटिंग होती थी, वो डार्क सेटिंग में पूरी की पूरी फिल्में बनाई जाती थी। एक किस्म की उसमें डार्कनेस होती थी। उनके कैरेक्टर्स को भी जो है एक खास तरीके से, मतलब मिस्टिक तरीके से प्रेजेंट किया जाता था। तो इस तरीके से धीरे 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 करके इसमें बहुत सारी फिल्में बनी जो नायर सिनेमा की शैली में आई। इसके बाद से एक और जो महत्वपूर्ण जॉनर है वो है क्राइम सिनेमा। क्राइम सिनेमा के भी बहुत सारे सब जॉनर हैं, जिसमें कि आप एक तरफ गॉडफादर जैसी फिल्में हैं, वंस अपॉन अ टाइम इन अमेरिका, गुड फेलोस, रोड टू प्रोडक्शन, और बाद के दौर में जैसे पल्प फिक्शन है, या इसके बाद जो है द फ्रेंच कनेक्शन, यूजुअल सस्पेक्ट, पब्लिक एनिमीज, ये फिल्में बनी। फिर आ जाता है थ्रिलर। थ्रिलर सिनेमा में बहुत सारी बहुत अच्छी फिल्में बनी हैं, जो हिचकॉक की बनाई हुई फिल्में हैं। इसके अलावा इधर की जो फिल्में बनी हुई हैं हाल की फिल्मों में, बेसिक इंस्टिंक्ट है,
और भी बहुत सारी फिल्में। तो इसमें थ्रिलर के बहुत सारे सब जॉनर हैं, जिसमें कि सस्पेंस थ्रिलर, साइकोलॉजिकल थ्रिलर, क्राइम थ्रिलर, पॉलिटिकल थ्रिलर। हाल के दिनों में पॉलिटिकल थ्रिलर का बहुत इस्तेमाल हुआ है। तो ये पॉलिटिकल थ्रिलर हो गया है। इसके बाद से हम आते हैं, एक और जॉनर है हॉरर सिनेमा का। तो हॉरर सिनेमा में बहुत कुछ ऐसा कहने को नहीं है। हॉरर सिनेमा, हॉरर फिल्में, भय जो है हमेशा जो है एक ऐसी प्रवृत्ति रही है जो कह लीजिए कि सिनेमा के लिए बड़ी महत्वपूर्ण रही है। और डराने वाली फिल्में बहुत आरंभ से बनी और धीरे 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 क्या हुआ कि ये स्प्लैटर फिल्मों में बदलती गई, जहाँ बहुत ज्यादा खून खराबे के जरिए जो है भय पैदा किया जाता था। और इनमें बहुत सारी फिल्में, हॉस्टल, सॉ, फ्राइडे द 13। इसके बाद से हम आ जाते हैं अपोकैलिप्टिक फिल्मों पे, जिसमें धरती पर एक संकट के बारे में बात की जाती थी। मुझे लगता है ये सारे, मैं इनमें फिल्मों के बहुत उदाहरण नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि जब मैं इस जॉनर का नाम दे रहा हूँ तो आपके सामने अपने आप जो है उन फिल्मों के का नाम उभर आता होगा। बाद में अगर हम अलग से। सर एक बार मतलब प्रत्येक जॉनर पे भी दो दो लाइन, अगर जैसे नॉर सिनेमा, जैसे कि आपने कहा नॉर सिनेमा कैसे अमेरिका का एक हिस्सा जो उस नॉर सिनेमा को वहां पनपता है या पलता है। तो दो दो लाइन हम्म। सर उन जॉनरों पे भी, थ्रिलर क्या है तो इनके मतलब जो हमारे छात्र हैं उनके लिए थोड़ा सा उपयोगी हो जाएगा सर। मैं असल में फिर ये चाह रहा था कि मैं एक बार जॉनर के बारे में एक ओवरव्यू दे दूं। फिर हम एक एक पर, जी दरअसल सर। जो मेरा अपना इंटरेस्ट था ना, कि जो मैं एक इसको भारतीय सिनेमा के पर्सपेक्टिव में बात करना चाहता हूँ, तो मुझे लगता है वहां पे हम डिटेल में बात कर जी पाएंगे, जी तो जी। इसलिए मैं इसको तेजी से खत्म कर रहा हूँ जानबूझकर। इसके तुरंत बाद हम वापस आएंगे, और ठीक फिर है। हम इंडियन सिनेमा की बात करेंगे, और उसके पैरेलल हम वेस्टर्न सिनेमा पे चर्चा करेंगे। वहां पे हम बाकायदा फिल्मों पे भी बातचीत कर सकते हैं। और बाद में अगर कुछ, जब इंटरेक्टिव सेशन आएगा, कुछ जी सवाल सर। जवाब होगा, तो मुझे लगता है मुझे ज्यादा बेहतर से उस जॉनर की फिल्मों पर चर्चा करने में आसानी होगी। लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता हूँ कि मैं कुछ कुछ फिल्मों के भी एक उदाहरण देता चलूँ उस जॉनर के। तो ठीक है सुरभि। तो जी। अपोकैलिप्टिक सिनेमा, या ऐसा सिनेमा जो जिसमें कि एक प्रलय आ जाती है या प्रलय की संभावनाएं, इस तरह की बहुत सारी फिल्में हॉलीवुड में बहुत पसंद की जाती रही हैं। और इसमें बहुत सारी फिल्में स्पिलबर्ग ने बनाई है, द वार ऑफ द वर्ल्ड बनाई है। इंडिपेंडेंस डे भारत में बहुत एक सफल फिल्म रही है शुरुआती दौर में, जबकि हॉलीवुड सिनेमा भारत में आ रहा था। जितनी सुपर हीरो फिल्में बनती हैं उनमें हमेशा एक थ्रेट दिखाया जाता है कि दुनिया तबाह हो जाएगी। इसके अलावा डे आफ्टर टुमारो आई थी, 2012 आई थी। एक फिल्म आई थी डीप इम्पैक्ट, जिसमें एक धूमकेतु के धरती से टकराने की कहानी थी। तो ये फिल्में थी। इसके बाद से एक और जॉनर है डायस्टोपियन सिनेमा, जो थोड़ा मेरा प्रिय जॉनर है। तो इस पर बात करते हैं। डायस्टोपियन सिनेमा कैसे, किन चीजों पर बात करता है, तो ये एक ऐसे भविष्य की बात करता है जो भविष्य एक अंधकारमय भविष्य की बात करता है। एक डायस्टोपियन सिनेमा बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या करता है, ये हमें, हमारे लिए एक तरह से अलार्म का काम करता है, चेतावनी का काम करता है। और लगातार ऐसी फिल्में बनी हैं और बहुत अच्छी फिल्में बनी हैं, जिन्होंने इस तरह की कहानियां उठाई हैं, जो एक ऐसे भविष्य की तरफ ले जाती हुई बताती हैं कि आप एक ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जो भविष्य ठीक नहीं है, जो मानव जाति के लिए ठीक नहीं है। वो उसकी तस्वीर को आपके सामने रख देते हैं। इसलिए ऐसे डायस्टोपियन सिनेमा बहुत दिलचस्प है, और ये पूरा का पूरा अपने आप में जॉनर ही जो है ऐसा है कि जिस पर बहुत विस्तार से बात की जा सकती है। ब्लेड रनर रिडले स्कॉट की फिल्म थी, जो इसमें बहुत क्लासिक फिल्म मानी जाती है, जिसमें दिखाया गया था कि लॉस एंजल्स है, जिसमें जनसंख्या जो है बहुत बढ़ गई है उस समय तक, मौसम हमेशा खराब रहता है, पॉल्यूशन है, और इस तरह की चीजों हैं, उसके बीच जो है है इस पूरी कहानी रची बसी हुई है। डायस्टोपियन सिनेमा की जो जड़ें हैं वो कहाँ से आती हैं, इस पर भी मैं संक्षेप में बात कर लेता हूँ। आप देखिए कि दो मैं किताबों के नाम लेना चाहूंगा। 1984, जॉर्ज ऑरवेल,
जो एक ऐसे भविष्य के बारे में बात करती है। जाहिर सी बात है, जॉर्ज ऑरवेल की किताब 60 के दशक में संभवतः आई थी, और वो आज से 30-40 साल बाद एक ऐसे राजनीतिक भविष्य की कल्पना करता है जब डिक्टेटरशिप इस कदर बढ़ गई होगी कि आदमी की निजी जिंदगी और राजनीतिक जिंदगी का भेद मिट जाएगा, सार्वजनिक जिंदगी का भेद मिट जाएगा, और उस पर हर वक्त नजर रखी जा सकती। इसी तरह से एक चेक नाटककार थे कैरल चैपेक, उनका एक नाटक था आर यू आर। आर यू आर भी एक ऐसे भविष्य की कल्पना करता है जब धीरे धीरे मशीनों पे मनुष्य की निर्भरता बढ़ती जाएगी और मशीनों का नियंत्रण मनुष्य पर बढ़ता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा जब मशीनें ही मनुष्य को नियंत्रित करें। तो रोबोट की जो पूरी परिकल्पना थी वो सबसे पहले आर यू आर नाटक में आई थी। ये नाटक हिंदी में भी उपलब्ध है, तो अगर, और बहुत अच्छा नाटक है, मैं चाहूंगा कि अगर आप लोग इसे किसी की दिलचस्पी हो तो जरूर पढ़ें, और खासतौर से अगर डायस्टोपियन सिनेमा के बारे में कभी जानना चाहें। बहुत सारी अच्छी फिल्में बनी हैं डायस्टोपियन सिनेमा में, जिसमें दो फिल्मों का मैं जिक्र करना चाहूंगा। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की 3 कड़ियां हैं और तीनों ही जो है अद्भुत हैं, जो वाचोस्की ब्रदर्स, वाचोस्कीज ने बनाई। और दूसरी फिल्म है डिस्ट्रिक्ट 9। डिस्ट्रिक्ट 9 एक डायस्टोपियन फिल्म तो नहीं है, लेकिन वो एक ऐसे समय की कहानी है जब किसी अदर प्लेनेट से कुछ लोग धरती पर आते हैं और वो एक बस्ती बना के रहते हैं, और फिर किस तरह से मानव जाति और उन लोगों के बीच टकराहटें बढ़ती हैं, इसका बहुत खूबसूरत चित्रण है। और वो फिल्म जो है बहुत सारे दूसरे राजनीतिक सवालों पर भी, जिसमें रिफ्यूजीज और रेसिज्म, इस तरह की चीजों पर भी बातचीत की गई है। इसमें अगर आप, मैं कुछ प्रमुख फिल्मों के भी बारे में चर्चा करता चलता हूँ, तो ये इस तरह की फिल्में बननी, डायस्टोपियन फिल्में बननी बहुत आरंभ से बननी शुरू हो गई थी, जिसमें मेट्रोपोलिस एक फिल्म है, यूट्यूब पे उपलब्ध है, आप लोग देख सकते हैं, 1927 की फिल्म है। इसके अलावा प्लेनेट अर्थ, मैड मैक्स सीरीज बहुत अच्छी है। मैड मैक्स सीरीज देखिए, वही होता है जब फिल्म का नाम देते हैं तो फिर उसके बारे में बहुत सारी बातें निकल के आती हैं। तो मैड मैक्स जो है बहुत लो बजट की फिल्म थी जब पहली मैड मैक्स बनी थी, और उसके बाद से लगातार जो है उसके दो किस्में और बनी, और अभी हाल में मैड मैक्स फ्यूरी रोड आई थी। वो फिल्म बहुत ही अपने आप में बहुत अलग तरह का प्रयोग है, उस पर हम अलग से चर्चा कर सकते हैं कभी। 12 मंकीज, मैट्रिक्स का जिक्र मैंने कर दिया, वी फॉर वेंडेटा, वी फॉर वेंडेटा भी बहुत अद्भुत फिल्म है। और एक एनिमेटेड फिल्म है वाले, जिसमें कि एक रोबोट एनिमेशन में है कि एक रोबोट जो है मानव जाति को बचाने के लिए तलाश करता है। वॉचमैन आई थी, वॉचमैन एक अच्छी फिल्म। तो अब एक अलग जॉनर की बात करते हैं, वो है डिजास्टर फिल्म। डिजास्टर फिल्में वर्तमान में सेट होती हैं और ये किसी आपदा पे केंद्रित होती है। टॉवरिंग इन्फर्नो एक ऐसी फिल्म थी जिसने डिजास्टर फिल्मों में एक लैंडमार्क रचा, और ये भी 70 के दशक की फिल्म थी, जिसमें एक बड़ी बिल्डिंग में आग लग जाती है और उस आग से जो है कैसे लोगों को बचाया गया, ये फिल्म थी। और फिर लगातार जो है इस तरह की फिल्में बनती रही। एयरपोर्ट, एयरपोर्ट सीरीज की बहुत सारी फिल्में बनी थी, जिसमें कि एयरपोर्ट 75, 79, वो सारी फिल्में इस पर केंद्रित थी कि एक प्लेन है, उस प्लेन के साथ कोई दिक्कत आ जाती है, खतरे में सारे लोग फंस जाते हैं और किस तरह से उस खतरे से उभरते हैं। इसके बाद से कुछ फिल्में ऐसी हैं जिन्होंने, जो डिजास्टर फिल्में हैं, लेकिन डिजास्टर फिल्मों के साथ साथ उन्होंने बहुत खूबसूरत कहानियां भी रची, जैसे टाइटैनिक। टाइटैनिक एक प्रेम कहानी है, लेकिन उसका जो बैकड्रॉप है वो एक डिजास्टर फिल्म का है, जिसमें कि एक जहाज है, उस जहाज के डूबने की और लोगों के मारे जाने की और कुछ लोगों के बच जाने की कहानी है। और उसके बहुत खूबसूरत तरीके से एक प्रेम कहानी भी उस पूरी उसमें बुनी गई है। तो इसमें अगर मैं उल्लेखनीय फिल्मों का नाम दूं तो 1935 की है लास्ट डेज ऑफ पॉम्पेई, एयरपोर्ट, अर्थक्वेक, द टॉवरिंग इन्फर्नो, अपोलो 13, ट्विस्टर, द परफेक्ट स्टॉर्म, फ्लड,
और हाल के दिनों में बहुत सारी ऐसी फिल्में आई जो डिजास्टर शैली का ही अनुसरण करती है, और इस तरह की फिल्मों में लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है, खासतौर से जब से हमने इस तरह की फिल्में देखनी शुरू की हैं जिनमें कंप्यूटर ग्राफिक्स का इस्तेमाल होता है। तो उनके इस्तेमाल से तबाही को ज्यादा, कह लीजिए ज्यादा भयानक तरीके से दिखा पाना संभव हुआ है। तो वो भी एक बहुत बड़ी वजह रही कि इस तरह की फिल्मों की पॉपुलैरिटी बढ़ी। अगला जॉनर है साइंस फिक्शन का, विज्ञान का। जिस मेट्रोपोलिस फिल्म का मैंने नाम लिया, मेट्रोपोलिस भी एक साइंस फिक्शन थी। और मैंने जिस RUR का नाम लिया था, जिस नाटक का नाम लिया था, तो वो भी, उसका भी आधार जो है एक विज्ञान कथा थी। स्टैनली क्यूब्रिक की एक फिल्म आई थी 2001 स्पेस ऑडिसी, जो एक अपने आप में क्लासिक फिल्म मानी जाती है। तो उस फिल्म ने, कह लीजिए कि महत्वपूर्ण विज्ञान विज्ञान पर आधारित महत्वपूर्ण फिल्में, हालांकि फिल्में बहुत पहले से बनती हैं, और ए ट्रिप टू द मून जो कि साइलेंट सिनेमा की फिल्म थी और जॉर्ज मेलिये ने बनाई थी, वो फिल्म भी पूरी की पूरी स्टूडियो में शूट हुई थी। और उसमें अगर आप वो फिल्म देखें आज तो आपको काफी, मतलब कह लीजिए कि रेडिकुलस लगेगी, हास्यास्पद लगेगी। उसमें चांद जो बनाया गया है, चांद की बाकायदा एक शक्ल होती है, और एक रॉकेट होता है, रॉकेट से जो है सारे लोग जाते हैं, वो जाके उसकी एक आंख में जाके होता है। लेकिन अगर आप देखें, उस समय तक कोई चांद पे गया नहीं था। तो वो भी अपने आप में एक विज्ञान कथा फिल्म की मानी जाएगी। और इसके अलावा कुछ और फिल्में थी जिनमें से स्टार वार्स एक फिल्म ऐसी रही है जो सबसे पॉपुलर विज्ञान कथा फिल्म मानी जाती है, जो जिसने सबसे पहले बहुत इस कहानी की रोचकता को प्रस्तुत किया। एक परी कथा, दरअसल स्टार वार्स कुछ नहीं, एक परी कथा की तरह, जिसमें एक तानाशाह है, एक राजकुमारी है, कुछ उसके साथी। और लेकिन वो इतना लोकप्रिय हुआ, उसके कैरेक्टर इतने लोकप्रिय हुए कि अभी आज तक, मुझे याद है स्टार वार्स जब फिल्म आई थी तब मैं बच्चा था। स्टार वार्स संभवतः 1977 के आसपास आई, 77-78 में आई थी पहली पहली किस्त। और अभी जो है हाल फिलहाल में वो फिल्म आई है, मैंने वो फिल्में देखी हैं, मेरे बेटे ने वो फिल्म देखी है। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि इस फिल्म की पॉपुलैरिटी और इस फिल्म का जो लोकप्रियता का दायरा है कितना बड़ा है। एक और फिल्म, कुछ फिल्में बहुत अच्छी आई हैं। क्लोज एनकाउंटर्स ऑफ द थर्ड काइंड, ये फिल्म स्टीवन स्पिलबर्ग की थी, मैंने भी देखी है। और ये भी शुरुआती दौर की साइंस फिक्शन है, जब इस तरह की बातें बहुत होती थी कि दूसरे प्लेनेट से लोग आते हैं, हमारी निगरानी करते हैं, और उड़न तश्तरियों की बात होती थी। तो उन सारी जो है अर्बन लीजेंड्स को आधार बनाकर ये फिल्म बनाई गई थी। टर्मिनेटर बहुत मशहूर फिल्म रही है। रिडले स्कॉट की एलियंस बहुत अद्भुत सीरीज है, और अगर किसी की साइंस फिक्शन में दिलचस्पी हो तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप एलियंस सीरीज बहुत ध्यान से देखें, और उसको सिर्फ एक वैसी, मतलब स्पेस हॉरर फिल्म की तरह ना देखें। उसमें भी एक, कह लीजिए कि एक किस्म का दर्शन, खासतौर से जो बाद में रिडले स्कॉट ने 2 फिल्में बनाई, वो फिल्में काफी महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं मॉन्स्टर सिनेमा, मॉन्स्टर फिल्मों पर। मॉन्स्टर फिल्में क्या थी कि जिसमें ये परिकल्पना की जाती थी, इसका भी आधार हमारी प्राचीन कथाएं रही हैं। उन प्राचीन कथाओं में जो एक भय था किसी अज्ञात प्राणी से, उस भय का इस्तेमाल किया गया है। तो इसमें किंग कॉन्ग, गॉडजिला, इस तरह की जो फिल्में बनी, वो फिल्में आती हैं। और किंग कॉन्ग इसमें सबसे पॉपुलर सीरीज है। किंग कॉन्ग ब्लैक एंड व्हाइट दौर में भी बनी है, और हाल फिलहाल में भी किंग कॉन्ग की, मुझे लगता है कि देखते देखते पिछले 5 सालों में 2 बार किंग कॉन्ग आ चुका है। तो इसमें एक बहुत विशालकाय वनमानुष है जो शहरों को तबाह करता है। जापान में इस तरह की फिल्मों की बड़ी पॉपुलैरिटी है, जहाँ पे जो है बहुत बड़े बड़े विशालकाय वो होते हैं। गॉडजिला बेसिकली जो है जापानी फिल्म से ही आया हुआ है, जिसको हॉलीवुड ने अडॉप्ट किया। तो ये हो गया। अब हम आ जाते हैं एक
जिस पर अमेरिका का ही कह लीजिए कि सबसे मोहर लगी है इस जॉनर पे, वो है सुपर हीरो फिल्म। तो सुपर हीरो फिल्में आई कॉमिक कल्चर से। कॉमिक कल्चर क्या था कि कॉमिक कल्चर दरअसल अमेरिका में मंदी के बाद से सुपर हीरो की परिकल्पना आई, जो 19 1930 की जो मंदी थी के बाद से सुपर हीरोज जो है वहाँ के पॉपुलर कल्चर में आए और बहुत तेजी से लोग, और जो वहाँ का एक अंडरग्राउंड कल्चर था उसमें कॉमिक्स ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। सुपरमैन, बैटमैन, और धीरे धीरे करके जो ये सारे कैरेक्टर थे, मार्वल मार्वल स्पाइडरमैन लेके आया, फिर इन्होंने अलग अलग किरदार जो है लाने शुरू किए। इसी तरह से डीसी कॉमिक्स था जिसमें जिसके पास सुपरमैन और बैटमैन थे। बैटमैन पे सीरीज बननी शुरू हुई जो टेलीविजन पे काफी पॉपुलर हुई, रेडियो पे काफी पॉपुलर हुई, रेडियो पर सुपरमैन की कॉमिक्स। आरंभिक दौर में जब बहुत ज्यादा इस तरह के संसाधन नहीं थे तब भी इस तरह की फिल्में बनाने की कोशिश की गई, और सुपरमैन फिल्म जो 80 के दशक में आई थी काफी पॉपुलर रही, बहुत बड़े बजट की फिल्म थी। आज हम देखेंगे तो बहुत साधारण सी फिल्म रहेगी, लेकिन सुपरमैन की उस समय उसने लोकप्रियता के रिकॉर्ड तोड़े, और बहुत सारे फिर उसके उस सीरीज में सुपरमैन सेकंड आई, थर्ड आई, फोर्थ तक आई। बैटमैन की जो ट्रिलॉजी है, जो दो बनी है, एक टिम बर्टन के समय में बनी है बैटमैन, वो भी काफी पॉपुलर रही है, जिसके मुझे लगता है कि शायद 4 या 5 कड़ियां बनी, बैटमैन, बैटमैन एंड रॉबिन, बैटमैन रिटर्न्स। और दूसरा जो बैटमैन हुआ वो क्रिस्टोफर नोलन का बैटमैन हुआ, जो कि बहुत ही अद्भुत है, और तीनों ही पार्ट बहुत बेहतरीन है उसके। डार्क डार्क नाइट, डार्क नाइट रिटर्न्स, और जो पहली कड़ी थी, पहली कड़ी का नाम मुझे, तो अगर मैं इस अच्छा हाँ, इसमें एक चीज और है कि मैंने इसमें उनका जिक्र नहीं किया कि हाल के दिनों में जो मार्वल ने मार्वल यूनिवर्स बनाया, उसके पीछे भी वो सारे कॉमिक बुक के ही कैरेक्टर हैं। कॉमिक बुक कैरेक्टर्स में सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ हॉलीवुड के फिल्म निर्माताओं को, कि उनको इन्हें इस्टेब्लिश नहीं करना पड़ा अपनी फिल्म के जरिए। लोगों के बीच वो किरदार इस्टेब्लिश नहीं करने पड़े, वो किरदार ऑलरेडी जो है इस्टेब्लिश थे। इन कहानियों में सिर्फ उनको जो है नए तरीके से प्रस्तुत करना, उनको बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत करना, बेहतरीन फिल्मांकन, बेहतरीन स्पेशल इफेक्ट के जरिए प्रस्तुत करना, यही चीज रह गई। तो मुझे लगता है कि शायद ये कॉमर्शियली जो है बड़ा बेहतरीन था उनके लिए इस तरह की फिल्में बना पाना। एवेंजर सीरीज का इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि उसने सफलता के देखा जाए तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, न सिर्फ विदेशों में बल्कि पूरी दुनिया में, और भारत में तो इसकी लोकप्रियता अद्भुत है, सभी लोग जानते हैं। ये एक ऐसी सीरीज है कि जिससे मैं भी अपने आप को बहुत ज्यादा नहीं जोड़ पाता। मैं खुद अपने आप को लगता है कि इस सीरीज के लिए आउटडेटेड हूँ, क्योंकि इस सीरीज की कड़ियां एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, हर कैरेक्टर की अपनी एक कहानी है, और हर कहानी का कोई हिस्सा जो है किसी पिछली फिल्म के एपिसोड से जुड़ा हुआ है। तो हालांकि ये फिल्में मैंने देखी हैं, लेकिन फिर भी जो है मुझे लगता है कि शायद अभी की जनरेशन जो 17, 18, 19, 20, यानी कि शायद 14 से 25 वर्ष की उम्र वाली है, वो इन फिल्मों को ज्यादा बेहतर फिल्मों से एसोसिएट कर पाती है। हाँ, लेकिन इन फिल्मों के बारे में जो अच्छी बातें हैं वो ये है कि जिस तरीके से ये अपनी कहानियों को बुनते हैं, जिस तरीके से वो दिलचस्पी को बनाए रखते हैं, जिन इफेक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरीके से वो डिफरेंट कैरेक्टर्स का एक पूरा संसार खड़ा करते हैं, जिस तरीके से वो एडवेंचर और हास्य का जो है तालमेल बनाते हैं, वो काफी दिलचस्प है। वार फिल्में, युद्ध फिल्में, यूरोपीय सभ्यता ने 2 बड़े युद्ध देखे हैं, और छोटे मोटे तो बहुत सारे युद्ध देखे हैं, और 2 विश्व युद्ध की छायाएं फिल्मों पे हमेशा रही हैं, और इसमें बहुत अच्छी बहुत शानदार फिल्में बनी हैं। वॉर फिल्में मुझे लगता है कि एकदम शुरुआत से अगर हम देखें तो बैटलशिप पोटेमकिन जो रशियन फिल्म थी, उस फिल्म से अगर शुरुआत करें जो 1925 में आई थी, इसके बाद से
कासाब्लांका, लॉरेंस ऑफ अरेबिया, द ग्रेट एस्केप, रशियन फिल्म वॉर एंड पीस, 100 राइफल्स, सेविंग, इसके बाद से स्पिलबर्ग ने बहुत अच्छी फिल्में बनाई हैं जिसमें सेविंग प्राइवेट रायन और सिंडलर्स लिस्ट, दो फिल्मों का नाम लिया जा सकता है। नो मैंस लैंड, पियानिस्ट एक बहुत बेहतरीन वार फिल्म है जिसमें वार से ज्यादा वार के बाद के जो मतलब हालात थे, दरअसल वो तो बेसिकली नाजी जो जर्मनी था उसके उसको जो है रिफ्लेक्ट कर रहा था। बिहाइंड द एनिमी लाइन्स, कुछ बिल्कुल अलग तरह की फिल्में आई हैं जिनमें इनग्लोरियस बास्टर्ड्स को रख सकते हैं। तो अगर मैं अब अपनी बात को थोड़ा समराइज करूं तो मोटे तौर पर मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने आपको एक डिफरेंट जॉनर्स के बारे में एक कह लीजिए ओवरव्यू दे दिया कि इन कैटेगरीज में हम पूरे पश्चिम के पश्चिमी सिनेमा को देख सकते हैं। इसमें एक चीज जो मैंने शायद उस थोड़ा सा मिक्स कर दिया मैंने, जो वो था इंडिपेंडेंट सिनेमा। इंडिपेंडेंट सिनेमा की जब बात आती है तो इंडिपेंडेंट सिनेमा का बहुत सारा रिफ्लेक्शन आपको जो है आर्ट हाउस सिनेमा में भी देखने को लगता है, लेकिन बेसिकली इंडिपेंडेंट सिनेमा जो था वो था स्टूडियो सिस्टम से विद्रोह का सिनेमा था। और इन्होंने क्या किया, लो बजट की फिल्में बनानी शुरू की, स्क्रिप्ट पे ज्यादा ध्यान दिया, फिल्म की कसावट पे ज्यादा ध्यान दिया, वास्तविक लोकेशन पे फिल्में शूट की। और तो इंडिपेंडेंट सिनेमा एक ऐसा मूवमेंट है जो आज तक जारी है, इस पे लगातार। अब मैं जो बात करना चाहता हूँ, मैं बात करना चाहता हूँ कि क्या भारत का सिनेमा जिसकी हम बात करते हैं, क्या भारत के सिनेमा में कभी इस तरह के जॉनर को फॉलो किया गया है? इस पर कभी मुझे लगता है कि भारतीय फिल्म जॉनर पे कभी कोई बात नहीं हुई। अगर मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है, अगर किसी ने पढ़ा हो तो वो करेक्ट कर सकता है। यहाँ पे जब भी जो भी फिल्म की स्टडीज हुई हैं वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में हुई हैं। जो सबसे बेहतरीन स्टडीज वो दरअसल ये बताती हैं कि एक खास तरह की फिल्में किस तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक जरूरत से पैदा हुई और बनी, उनका निर्माण। लेकिन फिल्मों की जो पूरी धारा है उस धारा में बहुत सारी उप धाराएं हैं, इन पर मुझे लगता है कि कभी कुछ बात नहीं होती है। तो मैं जो आज आप लोगों से जो बातचीत करना चाहता हूँ, क्योंकि फिल्म जॉनर पे जो बातचीत है वो आप मेरी पश्चिम और सिनेमा किताब में पूरा का पूरा देख सकते हैं, और बहुत सारे रेफरेंसेस अवेलेबल हैं। वो एक बेसिक है जो हमने बातचीत की, ये बहुत बेसिक है। इसका बहुत ज्यादा विस्तार है, फिल्म जॉनर का बहुत ज्यादा विस्तार है। जैसे इसमें जब आप जाएंगे सब जॉनर में, तो हर जॉनर के आप देखेंगे कि सब जॉनर, और इसी तरह से जॉनर्स का फ्यूजन, यानी कि दो जॉनर मिला के एक नया जॉनर बना देना। जैसे इविल डेड 2 थी फिल्म, इविल डेड 2 ने क्या किया कि हॉरर और हास्य दोनों को मिक्स कर दिया और एक नया तरह का जॉनर बनाया। एलियंस एंड काउबॉयज एक फिल्म थी, मुझे लगता है शायद यही नाम है, उसने भी यही किया। उसने क्या किया कि जो एलियंस पे बनने वाली फिल्में थी, जो काउबॉयज वाली फिल्में थी, उन दो जॉनर को मिलाकर एक डिफरेंट जॉनर क्रिएट कर दिया। तो ऐसे बहुत फ्यूजन हुए हैं, ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, उनके बारे में भी हम जानेंगे तो काफी वो दिलचस्प होगा। इसी तरह से साइंस फिक्शन के बहुत सारे जो सब जॉनर हैं, जैसे एक साइबर पंक करके है जो बहुत ज्यादा कह लीजिए कि कंप्यूटर और ये कंप्यूटर वाली टेक्नोलॉजी पर आधारित फिल्में। इसमें कुछ हद तक जो है हम मैट्रिक्स को भी उस तरह के फिल्म की कैटेगरी में रख सकते हैं। इसी तरह से फ्यूचर जब आप इसमें जाते हैं डेस्टोपियन सिनेमा में, डेस्टोपियन सिनेमा में भी बहुत अलग अलग तरह की फिल्में बनी। जैसे कि एक धारा है डेस्टोपियन सिनेमा की जिसको हम कहते हैं अल्टरनेटिव हिस्ट्री, वैकल्पिक इतिहास। वैकल्पिक इतिहास का मतलब ये हो गया कि आप इतिहास को एक खास तरह के जो है टाइमलाइन पे ले जाते हैं और किसी एक जगह से जो है
आप चीजों को बदल देते हैं। यानी कि जो है आप ये मान लेते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए मान लीजिए दूसरा विश्व युद्ध में हिटलर लगातार जीतता चला जाता और एक बड़े डिक्टेटर की तरह उभरता है, या सोवियत रूस आज भी होता है, सोवियत संघ आज भी होता है, और तीन महाशक्तियां होती हैं, चीन, अमेरिका, सोवियत संघ। इन स्थितियों में क्या होता है? तो जहां से ये अल्टरनेटिव हिस्ट्री टर्न लेती है, जाहिर सी बात है कि हर जगह कुछ ना कुछ ऐतिहासिक कारक होते हैं जहां से हम इतिहास हमारा बदलता है, उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ डाइवर्जन। तो उस पॉइंट ऑफ डाइवर्जन पर जो राइटर है या जो फिल्मकार है, वो उसे चेंज कर देता है, वो एक दूसरे विकल्प की तरफ ले जाता है और एक दूसरे। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें बहुत दिलचस्प डिस्कोर्स होते हैं, क्योंकि आप बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिनको आप ना तो किसी डॉक्यूमेंट्री के जरिए कह सकते हैं, न किसी आर्टिकल के जरिए कह सकते हैं, ना फिक्शन के जरिए, नॉर्मल फिक्शन के जरिए कह सकते हैं। तो ये काल्पनिक सी लगने वाली कहानियां कई बार आपको जो है एक बहुत ही अलग दिशा में ले जाती हैं, सोचने के लिए मजबूर करती हैं। तो जब हम जॉनर्स की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि इन सारी चीजों, बहुत सारी इसकी जो कह लीजिए कि जो धाराएं उन पर भी बात करें। अब मैं आ जाता हूँ भारत में, भारत भारतीय फिल्मों के जॉनर पर। तो देखिए, हिंदुस्तानी सिनेमा की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले ये देखिए कि इनका आरंभ कैसे। हमारे यहाँ जो सिनेमा की शुरुआत हुई है वो हुई है पौराणिक। राजा हरिश्चंद्र, लंका दहन, कालिया मर्दन, इस तरह की जो कहानियां उठाई गई हैं, इन कहानियों पर फिल्में बनी, जो साइलेंट सिनेमा का दौर था, और इसने भारतीय जनमानस को बहुत प्रभावित किया। और भारत में जो सिनेमा की लोकप्रियता है, अगर आप देखें, आप देखिए कितना डिफरेंस है दोनों। जब लुमियर ब्रदर्स जो साइलेंट फिल्में लेकर जाते हैं बाकी दुनिया में, उनके विषय क्या है? फैक्ट्री से निकलते लोग, प्लेटफॉर्म पे आती ट्रेन। उनका कैमरा अपने तत्कालीन समाज को देखता है, उस पर फिल्में बनती हैं। उन्होंने लगातार ऐसी फिल्में बनाई, लुमियर ब्रदर्स ने लगातार जो है इस तरह की फिल्में बनाई हैं, जो मौजूदा दुनिया थी, जो उनकी तत्कालीन दुनिया थी, उनके बारे में, उनके विजुअल्स के बारे में, उनकी छवियों के बारे में बात करता था। सिर्फ जॉर्ज मेलिये ने जो है परिवर्तन किया बाद में, उन्होंने स्टूडियो, मैजिक और तमाम ट्रिक्स का इस्तेमाल करके कहानी लिखी। हमारा जो सिनेमा है वो दरअसल जॉर्ज मेलिये से ज्यादा इंस्पायर्ड है, न कि लुमियर ब्रदर्स। तो हमारा सिनेमा शुरू से ही कॉस्ट्यूम ड्रामा हो गया, यानी कि उसमें जो है, जो राजा हरिश्चंद्र हमारे वास्तविक जीवन में नहीं थे, न कृष्ण थे, न लंका के राजा रावण थे, लेकिन ये सारी चीजें सिनेमा के पर्दे पर आनी शुरू। तो पौराणिक फिल्मों से शुरू हुआ। तो एक बहुत बड़ा जॉनर जो है, अगर हम देखें आरंभ में मूक सिनेमा से लेकर बाद के दौर तक, तो वो रहा है भारत में पौराणिक फिल्म, और बहुत सारी पौराणिक कहानियों पर फिल्में बनी और जबरदस्त हिट। बाद में धीरे 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 जिस तरह से फिल्मों का रुख सामाजिक होता चला गया और सामाजिक कहानियों को हमने प्राप्त करना शुरू किया, तो पौराणिक फिल्में खत्म। और एक समय में मुझे याद है कि मेरे बचपन तक एक अलग तरह की लो बजट की पौराणिक फिल्में बना करती थी, जो कभी हनुमान के ऊपर बना करती थी या राम कथा करती थी। मुझे लगता है कि शायद मैंने आखिरी पौराणिक फिल्म जिसके बारे में सुना है वो रामायण थी, जिसमें जितेंद्र और जयाप्रदा थे, साउथ की फिल्म थी। दूसरा जो एक जॉनर जो हिंदी सिनेमा में अक्सर देखने में आता है वो है स्टंट फिल्म। स्टंट फिल्में क्या हुई? स्टंट फिल्मों में आमतौर पर होता क्या था कि
सर्कस जैसी जो है कह लीजिए कि कलाबाजियां, तलवारबाजी और इस तरह की चीजें होती थी, और थोड़ा चमत्कृत कर देने वाले कारनामे होते थे। वो उन फिल्मों के जरिए इन स्टंट फिल्मों का ताना बना बुना गया था। तो ये भी अगर आप कभी जो है भारतीय सिनेमा में जॉनर की पड़ताल करें, तो स्टंट सिनेमा मुझे लगता है कि बहुत एक इंटरेस्टिंग पूरा का पूरा पार्ट है, जिस पर अलग से काम किया जा सकता है। मुझे लगता है कि आप में से किसी के रिसर्च का टॉपिक हो सकता है कि जो भारत का स्टंट सिनेमा है। अब देखिए भारत का स्टंट सिनेमा कहाँ से आरंभ होता है, फियरलेस नाडिया से। नाडिया की जो साइलेंट फिल्म, नाडिया की बहुत सारी साइलेंट फिल्में यूट्यूब पे मिल जाएंगी, लेकिन मुझे लगता है कि जो आर्काइव है, पूना फिल्म आर्काइव या इन जगहों पर होगा, नाडिया पे किताब भी लिखी जा चुकी है, और नाडिया का बड़ा ऐतिहासिक कह लीजिए कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ऐतिहासिक भूमिका रही। तो एक ऐसी स्त्री जो घोड़े पे बैठती है, गाड़ी चला लेती है, हंटर से लोगों को पीट देती है, ऊपर से छलांग लगा के सीधे घोड़े पे बैठती है, ये पूरा का पूरा था, और ये जबरदस्त हिट था। इसके बारे में गिरीश कर्नाड ने बहुत अच्छा लिखा है अपनी उन्होंने मेमोरीज भी शेयर। इसके बाद से आता है कास्ट्यूम स्टंट। कास्ट्यूम स्टंट आमतौर पे होता था कि उसमें एक कास्ट्यूम स्टंट बहुत बाद तक इस्तेमाल हुआ है। एक राजघराना होता था, उस राजघराने को हड़पने का षड्यंत्र रचा जाता था। एक उसमें कोई जो है राजकुमार या राजकुमारी होती थी, जिसको कि जो है अपने राज्य से बाहर भागना पड़ता था, फिर वो वापस आता था और जितने भी षड्यंत्रकारी हैं उनको जो है परास्त करके दोबारा से वापस लौटता था। तो इसमें बहुत फिल्में बनी है। मुझे एक कुछ फिल्में याद आती है मेरे ख्याल से, जो बाज फिल्म थी जो गुरुदत्त ने डायरेक्ट की थी, वो भी इसी तरह की फिल्म थी। और बाद में राज तिलक जैसी फिल्में तमाम लगातार बनी है। और हाल के दिनों में बाहुबली भी इसी तरह की फिल्म है, जिसने उसी चीज को लिया, उसी जिसके रूट्स जो है ना, जिसकी जड़ें वही हैं, सिर्फ स्पेशल इफेक्ट, भव्यता, कहानी कहने का तरीका वो बदला है, बाकी सब कुछ। तारा सिंह ने बहुत सारी जो है स्टंट फिल्मों में काम किया, तो तारा सिंह भी अपने आप में जो है उस जॉनर का एक सब जॉनर है। तो ये तो हो गई स्टंट फिल्में। फिर जैसे जैसे मैंने देखा है कि फिल्में सामाजिक कहानियों की तरफ बढ़ी, एक जॉनर जो मुझे बहुत प्रमुखता से देखने को मिलता है भारतीय सिनेमा, वो है ट्रेजिक लव स्टोरीज का। ट्रेजिक लव स्टोरीज आमतौर पे दुखांत कहानियां होती थी। अब देखिए दुखांत कहानियां हमारे यहाँ जॉनर क्यों है, मतलब भारतीय सिनेमा का जॉनर क्यों, क्योंकि हमारे कल्चर में जो है दुखांत नहीं रहा है। हमारा जो नाट्य शास्त्र है उसमें दुखांत कहानियों के लिए जगह नहीं है, ट्रेजिडी के लिए जगह नहीं। हमेशा जो है हैप्पी एंडिंग देखने की हमारी आदत है। लेकिन जब मुझे लगता है कि जिस दौर में ये फिल्में बनी, उस दौर में प्रेम को लेकर जो एक समाज का नजरिया था, उसको एड्रेस करने के लिए शायद इस तरह की फिल्में बनी। इसमें कई फिल्में बहुत अच्छी हैं, जैसे कि दिलीप कुमार और नरगिस की फिल्म है बाबुल। बाबुल एक दुखांत प्रेम कथा है। इसी तरीके से एक फिल्म थी बेवफा, उसमें नरगिस, राज कपूर और एक और अभिनेता थे, अभी मुझे उनका नाम भूल रहा है। बेवफा भी एक दुखांत प्रेम कहानी थी। आ राज कपूर की, जिसमें वो बीमार पड़ जाते हैं और उनकी डेथ। तो ये मैंने तीन ऐसी फिल्में बताई जो तीन बड़ी फिल्में थी, तीनों की फिल्मों अपने समय की सफल फिल्में थी। बाबुल बहुत हिट फिल्म थी। बाबुल को नौशाद ने ही, जो म्यूजिक डायरेक्टर थे, उन्होंने ही प्रोड्यूस भी किया था। उसका एक ये गीत, ये छोड़ बाबुल का घर मोहे पी के नगर आज जाना, ये गीत बड़ा सुपर हिट गीत हुआ था। ज्यादातर गाने उस समय शमशाद बेगम ने गाए थे, और सभी गाने इसके बहुत हिट थे। बेवफा फिल्म भी बहुत अच्छी थी, जो एक कह लीजिए कि त्रिकोण था, प्रेम त्रिकोण था, और वो भी एक जो है ट्रेजिक एंड में तब्दील होता है। और इस तरह की बहुत सारी फिल्में, सारी फिल्में ऐसे तो बताना संभव नहीं होगा, लेकिन अगर हमें एक पुरानी अगर हम 40 के दशक की फिल्मों को उठाएंगे तो हमें बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं
जो हमेशा जो है एक दुखांत प्रेम कथा के रूप में अपनी कहानी बयान। इसके बाद से आ जाता है रियलिस्टिक सिनेमा, यथार्थवादी। यथार्थवादी सिनेमा में पर बहुत बात हो चुकी है, और इसकी शुरुआत हम मान सकते हैं चेतन आनंद से। नीचा नगर फिल्म बनाई, जिया सरहदी ने फुटपाथ बनाई थी। इसके अलावा 2 बीघा जमीन। तो एक ऐसा वर्ग जो भारत के जो मौजूदा सामाजिक यथार्थ था। वी शांताराम ने बहुत एक खूबसूरत फिल्म बनाई है, 2 आंखें 12, जो कैदियों की जेल में बंद कैदियों के जीवन पर, और गांधी को मुझे लगता है इतने खूबसूरत तरीके से किसी फिल्म में नहीं गांधी की विचारधारा को दिखाया गया है 2 आंखें 12। तो ये फिल्में बनी जो अपने समाज की जो मौजूदा स्थिति थी उनके बारे में बात करती थी। ये फिल्में हमेशा लगातार नहीं बनी है, क्योंकि शायद उसमें से कुछ फिल्में कमर्शियली बहुत सफल नहीं रही, तो जॉनर को फॉलो करने के लिए जो और फिल्में बननी चाहिए वो उस तरह से नहीं बनी। इसके बाद से एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत दिलचस्प जॉनर है, वो है रोमांटिक कॉमेडी। तो हॉलीवुड के पास भी रोमांटिक कॉमेडी है। आज के समय में रोमांटिक कॉमेडी फिल्म अपने आप में एक जॉनर है। अगर आप कभी किसी प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे फिल्में उपलब्ध हैं तो आप देखेंगे तो वहाँ पे काफी कैटेगरी। तो रोमांटिक कॉमेडी में जो सबसे मुझे लगता है कि पहला नाम लिया जाना चाहिए, वो लिया जाना चाहिए किशोर कुमार की फिल्मों का। किशोर कुमार की फिल्मों की अपनी एक स्टाइल होती थी, जिसमें जम के हंसी मजाक उछल कूद गाने और एक सिंपल सी कहानी थोड़े से उतार चढ़ाव के बाद वो खत्म कर दी। इसी तरीके से कुछ और लोग आए जो बीच बीच में आए, जो उस रोमांटिक कॉमेडी का हिस्सा थे, जैसे मीना शौरी, जिनको जिनका एक गाना बहुत हिट हुआ था, लारा लप्पा। भगवान भगवान भी जो है उन्होंने भी खुद फिल्म प्रोड्यूस की थी, और उनकी फिल्म भी बहुत चली थी, बहुत हिट हुई थी। इसके बाद से शम्मी कपूर भी रोमांटिक कॉमेडी के जॉनर में आते हैं। शम्मी कपूर के भी फिल्मों का अपना एक खास स्टाइल था, एक खास तरह की कहानियां हुआ करती थी, खूब अच्छे गाने, एक लव स्टोरी, थोड़ा सा उतार चढ़ाव। और शम्मी कपूर और प्राण का तो बिल्कुल जो है एक तरह से कह लीजिए जोड़ी बन गई थी, मतलब खलनायक के तौर पे शम्मी कपूर हो, प्राण हो। अब आप देखिए कि कपूर फैमिली में कितना इंटरेस्टिंग है कि बाकी जो 2 आर्टिस्ट थे राज कपूर के अलावा, मैं बात कर रहा हूँ शशि कपूर और ऋषि कपूर, इनकी भी ज्यादातर फिल्में जो है इसी कैटेगरी में रखी जा सकती है। शशि कपूर की भी ज्यादातर फिल्में आप देखेंगे अगर गौर करेंगे, वो दौर जिसमें वो सोलो हीरो के रूप में आते थे अमिताभ बच्चन के आने से पहले, वो ज्यादातर उनकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्में। ऋषि कपूर भी ऐसे ही थे, और ऋषि कपूर की भी नीतू सिंह के साथ ज्यादातर जो फिल्में वो यही है, हास्य, रोमांस और एक सरल कथा के जरिए एक हैप्पी एंडिंग वाली। एक और बहुत दिलचस्प जॉनर, मैं उसको जॉनर ही कहूंगा, वो है देवदास भारतीय सिनेमा। तो देवदास अगर आप के एल सहगल से उठाएं तो इस कहानी को भी बार बार कहा गया। एक असफल प्रेम की कहानी, एक असफल प्रेम में अपने आप को खत्म कर देने वाले व्यक्ति की कहानी है, और इस कहानी में जो भी वजह रही हो, ये कहानी बहुत ज्यादा अपील करती है हमारे दर्शकों को। और इसका असर तो इतना ज्यादा था कि वी शांताराम ने एक फिल्म ही इस पूरी आइडियोलॉजी के विरोध में एक फिल्म बना दी, आदमी, जो ये कहता था कि आदमी वही है कि मतलब प्रेम में सब कुछ अगर अपना सब कुछ बर्बाद कर देने वाला, कि वो हम आदमी नहीं कहेंगे। आदमी वो है जो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करे। तो के एल सहगल की देवदास है हमारे सामने दिलीप कुमार की देवदास है, हमारे सामने गुरुदत्त की प्यासा है, जो अगर आप गौर करें तो प्यासा भी देवदास ही, सीधे सीधे बिल्कुल वैसे ही एक कहानी है, वैसे ही ट्रेजिक कहानी, वो ट्रेजिक एंड की तरफ तो नहीं ले जाती गुरुदत्त को, लेकिन वही ट्रायंगल है, और वहीदा रहमान और उनका माला सिन्हा का और गुरुदत्त का। इसके बाद से शाहरुख खान,
शाहरुख खान बात के दौर में जो एक कह लीजिए कि उसका भव्य रूपांतर है। तेओडी जो उसका कह लीजिए कि एक पूरे उस कहानी को बिल्कुल नए तरीके से, और जैसे नायर सिनेमा का लियो नायर बना था, वैसे ही मुझे लगता है कि शायद देवदास का लियो देवदास देवडी। इसके बाद से अगर हम बात कर लें आर्ट हाउस सिनेमा की, तो आर्ट हाउस सिनेमा 70 के दशक में शुरू हुआ, और आर्ट हाउस सिनेमा पे भी एक अलग से पूरी बातचीत की जा सकती है, लेकिन अगर मैं संक्षेप में इस पर बात करना चाहूँ तो आर्ट हाउस सिनेमा की शुरुआत देखिए हुई है, हिंदी साहित्य का बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि शुरुआत की जितनी भी फिल्में हैं सब हिंदी साहित्य, और खासतौर से जो लोग 60 के दशक में नए नए तरह का साहित्य रच रहे थे, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। शुरुआत करते हैं फिर भी फिल्म, जो कि अब उपलब्ध नहीं है। इस फिल्म पे एक बार मैंने लिखा भी था। फिर भी शिवेंद्र सिन्हा की फिल्म थी और कमलेश्वर की कहानी पर आधारित थी। एक फिल्म आई थी डाक बंगला, कमलेश्वर की कहानी पर आधारित। उसकी रोटी मोहन राकेश की कहानी पर आधारित। सारा आकाश राजेंद्र यादव के उपन्यास पर आधारित। रजनीगंधा मन्नू भंडारी की कहानी पर आधारित। तो साहित्य, हिंदी साहित्य का बहुत बड़ा रोल रहा है, जो नया समानांतर सिनेमा आया। यही ठीक इसी के पैरेलल श्याम बेनेगल एक अलग तरह का सिनेमा बना रहे थे, जो ज्यादा यथार्थवादी था। साहित्य का रोल वहां भी बहुत महत्वपूर्ण था। उनके पास विजय तेंदुलकर थे, उनके पास गिरीश कर्नाड थे, जिन्होंने उनके लिए पटकथाएं लिखी। मृणाल सेन, बासु भट्टाचार्य, मणि कौल, कुमार शाहनी, धीरे धीरे दो धाराएं बन गई। अभी मैंने जिनका नाम दिया, मृणाल सेन, बासु भट्टाचार्य, मणि कौल, कुमार शाहनी, इनका झुकाव धीरे 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 एक्सपेरिमेंटल सिनेमा की तरफ होने लगा। और श्याम बेनेगल के बाद गोविंद निहलानी आए, और फिर और भी बहुत सारे लोग आए। उनका झुकाव होने लगा सामाजिक यथार्थवादी कहानी की तरफ। और इसमें एक समय में गोविंद निहलानी ने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, आक्रोश, आघात, अर्ध सत्य, ये फिल्म है। एक और जॉनर का मैं जिक्र करना चाहूंगा, वो है एनआरआई रोमांटिक। मुझे लगता है कि शायद इस जॉनर ये हो सकता है। ये सारे जॉनर कहीं स्टैब्लिश जॉनर नहीं है, मैं ये बात स्पष्टीकरण करता हूँ। और ये मैं खुद ही जो है, मैंने एक कह लीजिए कि जब ये बातचीत का प्रस्ताव आया था, तो मुझे लगा कि मुझे विद्यार्थियों से ये बात जरूर करनी चाहिए कि जिस फिल्म जॉनर के बारे में वो समझना जानना चाहते हैं, वो सिर्फ पश्चिम के परिप्रेक्ष्य में। वेस्ट में तो बहुत काम हुआ है। वेस्ट में तो एक एक जॉनर पे जो है आपको जो है 10-10 बेहतरीन किताबें मिल जाएंगी, या इससे भी ज्यादा। जैसे नॉयर सिनेमा पे आपको इतनी किताबें उपलब्ध हैं कि, तो अब क्या है कि इसी तरह से जो है आपका इवन सुपर हीरो के कॉन्सेप्ट पे किताबें उपलब्ध हैं, उनकी पूरी थ्योरी, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव और सब कुछ। भारतीय सिनेमा में कभी क्यों नहीं हम जॉनर की बात करते हैं और उसको इस तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। तो एनआरआई रोमांस ये हो गया, जो आपका, जिन्होंने यश चोपड़ा ने एक अलग तरह की फिल्म बनानी शुरू। अब देखिए, इसको भी फॉलो किया गया। एनआरआई रोमांस यानी कि एक कोई ऐसी कहानी जिसमें कि कोई व्यक्ति विदेश में है, विदेश से। अब इसका सबसे सुंदर उदाहरण, सॉरी मैं अपनी बात बार बार ब्रेक कर दे रहा हूँ, कुछ अचानक से याद आ जाता है तो कहना था कि दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जो सबसे मुझे लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री की हिस्ट्री की सबसे सफल फिल्म से एक है। तो दिल वाले दुल्हनिया भी यही है, आपका एनआरआई रोमांस। विदेश का एक लड़का भारत आ रहा है, वहां की लड़की से प्रेम है, और उसके बाद से पूरा जो है ज्यादातर जो है इन गाँव, क्योंकि पंजाब का बहुत कनेक्शन था विदेशों से, तो इन गाँव में इन फिल्मों को जो बैकड्रॉप था वो पंजाब के गाँव हुआ करते थे, हरे भरे खेत, ट्रैक्टर, बड़े बड़े घर, विदेश से आने वाला कोई व्यक्ति। नमस्ते लंदन इसी तरह की फिल्म थी, परदेश इसी तरह की फिल्म थी।
और एक शुरुआत यश चोपड़ा ने की, फिर धीरे धीरे सुभाश्री भी उसको फॉलो करने लगे, दूसरे डायरेक्टर भी फॉलो करने लगे, और मुझे लगता है कि कम से कम इसमें ठीक ठाक 20-25 फिल्में महत्वपूर्ण गैर महत्वपूर्ण मिला के तो अपने आप में एक जॉनर जो इंडिया में बहुत तेजी से पॉपुलर हुआ है वो है ब्लैक। तो ब्लैक ह्यूमर, शुरू में जो ब्लैक ह्यूमर फिल्में आई वो शायद दर्शकों को बहुत अटपटी लगी। मुझे जहां तक याद आता है, मैं जो जिस फिल्म को मैं ब्लैक ह्यूमर की कैटेगरी में रखता हूँ, मनोज वाजपेयी की फिल्म थी दिल पे मत लिया, हंसल मेहता की, शायद हंसल मेहता की पहली फिल्म थी, उसको ब्लैक ह्यूमर की कैटेगरी में रखना चाहिए। उसके पहले मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने ऐसी कोई फिल्म देखी। अगर उसके पहले कोई फिल्म आई होगी तो आप लोग मुझे करेक्ट कर सकते हैं, कि बहुत मैंने इसको अभी सायास देखने का प्रयास किया। इसके बाद से लगातार जो है फिल्में आती चली गई, और ब्लैक ह्यूमर अपने आप में एक जॉनर बन गया है। और हाल के दौर में जब मल्टीप्लेक्स सिनेमा आया है, जब छोटे बजट की बहुत कसी हुई फिल्में बन रही, ब्लैक ह्यूमर एक ऐसा जॉनर है जिसपे बहुत इस्तेमाल हुआ। और अब तो सामान्य फिल्मों में भी आपको ब्लैक ह्यूमर के शेड्स दिख सकते हैं, चाहे गुलाबो सिताबो हो, चाहे कोई भी फिल्म, आपको हास्य में एक करुणा या एक किस्म का कटाक्ष, या कह लीजिए कि एक विडंबनात्मक ह्यूमर, हास्य, वो देखने को मिलता है। तो इंडियन सिनेमा में ब्लैक ह्यूमर ये अपने आप में एक बहुत दिलचस्प विषय हो सकता है काम करने के लिए। एक और फिल्म जो बहुत सफल फिल्म रही है और जो बहुत अलग तरह की फिल्म रही है वो रही एज फ्राई। हालांकि किसी एक संभवतः जहां तक मुझे जानकारी है किसी फ्रेंच फिल्म का वो था, भारतीय एडॉप्टेशन था, लेकिन चाहे जिस वजह से ये फिल्म बहुत लोकप्रिय हुई और ये हर वर्ग में लोकप्रिय हुई, सामान्य दर्शकों को भी पसंद आती, और जो थोड़े से गंभीर दर्शक हैं उन्हें पसंद आती। तो उस फिल्म को शायद मैं एक पॉइंट मानता हूँ कि जहां से इस तरह की फिल्में बननी शुरू हुई। रजत कपूर ने इस तरह की फिल्मों पे काफी फोकस किया, और उनकी एक और फिल्म मिथ्या, उनकी एक फिल्म है जो बिल्कुल उसमें ह्यूमर तो नहीं है उस तरह से, लेकिन वो उसी तरह का है। तो ये कुल मिला के आज की बातचीत का था। अभी हो सकता है कि हम जब भारतीय फिल्म जॉनर की बात करें तो और भी बहुत सारे जॉनर आ जाएं, क्योंकि जॉनर अपने आप में एक एंडलेस टॉपिक है। कोई इसका बहुत तयशुदा मानक नहीं है कि हाँ ये फिल्म इस जॉनर की है या इस जॉनर में रखी जानी चाहिए और इन फिल्मों को नहीं रखना चाहिए। कुछ ऐसी फिल्में हो सकती हैं जो अलग अलग एक साथ 2-3 जॉनर में फिट हो सकती हैं। जैसे जब आप लव स्टोरीज की बात करेंगे तभी टाइटेनिक का नाम लेंगे, और जब आप डिजास्टर फिल्म की बात करेंगे टाइटेनिक का नाम। तो ये है, मुझे लगता है सुरभि हम लोगों को बातचीत के लिए जो है सेशन ओपन करना चाहिए। मुझे मालूम नहीं मैं कितना जी बेहतर कम्युनिकेट कर पाया आप लोगों के साथ, या कुछ काम की बातें कर बिल्कुल पाए। सर। नहीं नहीं नहीं, काम की ही बातें हुई हैं और लीक से हटकर बातें हुई हैं सर। कि जहाँ पे जॉनर जो शब्द है हम लोग को जैसा कि आपने कहा कि हम सिर्फ पाश्चात्य जॉनर ही क्यों पढ़ें, भारतीय जॉनर की भी पड़ताल की आवश्यकता है। और उसे जानने की आवश्यकता है कि हम जिन फिल्मों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वह किस कैटेगरी में रखकर हमें देखनी चाहिए। बिल्कुल, और दो इसमें कई चीजें हैं, आप कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। आप भारतीय फिल्म जॉनर और वेस्टर्न फिल्म जॉनर को आमने सामने रख के, जैसे कि एक और मैं बहुत आपको बात बताऊं कि वार फिल्में हैं जो अब भारत में वार फिल्म हकीकत चेतन आनंद की मानी जाती है युद्ध फिल्म। उसके बाद से वार फिल्मों का अगर आप देखें, युद्ध फिल्में नहीं बनी हैं उस तरह से, जबकि भारत भी कई युद्ध झेल चुका है, बहुत उस तरह तो नहीं, लेकिन आजादी के बाद कम से कम 2-3 लड़ाइयां तो उसने देखी। तो उसके बाद से ये जो आपके है क्या नाम है अवार्ड जेपी दत्ता, तो जेपी दत्ता ने कोशिश की कि वो युद्ध फिल्में बनाए, हालांकि उनकी बात की फिल्में उतनी अच्छी नहीं है। तो अब हम अगर जो है इंडियन वॉर फिल्म और वेस्टर्न वॉर फिल्म को पैरेलल रख के देखें, अगर हम इंडियन ब्लैक ह्यूमर और वेस्टर्न ब्लैक ह्यूमर को पैरेलल रख के देखें, या भारत का इंडिपेंडेंट सिनेमा उसके डेवलपमेंट को पश्चिम के इंडिया इंडिपेंडेंट सिनेमा के डेवलपमेंट के
पैरेलल रख के देखें तो मुझे लगता है कि बहुत दिलचस्प चीजें निकल के आएंगी और फिल्म का जो अध्ययन क्षेत्र है वो और ज्यादा समृद्ध होगा। जी सुरभि। बिल्कुल सर, और यह एक अपने आप में नई दृष्टि भी होगी कि हम अपने सिनेमा को भी एक जॉनर में रखकर देखें और पढ़ें। यह एक नई बात होगी, खासकर सिनेमा से जुड़े छात्रों के लिए भी, कि वह भारतीय सिनेमा को इस परिप्रेक्ष्य से भी देखें कि आरंभ से, जैसे आपने पौराणिक से बात शुरू की, आजादी का एक अलग जॉनर है, उसके बाद रोमांटिज्म का अलग जॉनर है, सामाजिक फिल्में, यथार्थ, तो पूरी सूचीगत तरीके से आपने जिस तरह से बताया और उन फिल्मों को उन खांचों में रख कर बताया, यह वाकई सर बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा। मैं चाहूंगी कि हमारे साथ जो भी श्रोतागण जुड़े हुए हैं उनकी जिज्ञासाएं यहाँ रखें, वो अपने प्रश्न रखें। तो जी जॉय, आप अपना प्रश्न रख सकते हैं। हाँ विकास मेडिकल से सर कुछ पूछना चाहते हाँ विकास। हेलो। क्या आप सुन हाँ पा रहे हैं? हैं। हाँ विकास सर बोलिए। नमस्ते। जी और सर बहुत बहुत बधाई सर, इतना अच्छा आपने विषय पे मतलब इतना विचार विमर्श किया। और सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, जिस तरह हम जैसे शोधार्थी को मतलब हर शोधार्थी के पास एक किताब होती है सर पश्चिम और सिनेमा को समझने के लिए, आपका जो लिखा है, तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ जिस तरह आपने पश्चिम और सिनेमा पर जॉनर की बात की है, तो उसी तरह सर एक और बुक आपका आना चाहिए पूर्व और सिनेमा के ऊपर, मतलब भारतीय सिनेमा के संदर्भ में इस तरह की पुस्तक आनी जरूरी है, हम्म। ताकि हम पूरी तरह से बात कर सके कि हाँ सर ने मतलब रेफरेंस दे सके आपके बारे में कि आपने इस जॉनर पर बात की है। मतलब नहीं इसमें दो चीजें हो सकती हैं विकास। एक तो जब आपने एक बहुत अच्छी बात कही पूरब और सिनेमा, तो चूंकि पूरब तो इसमें पूरे इस किताब से गायब है ना, इसमें जी न तो मिडिल ईस्ट का सिनेमा है, न कोरिया का सिनेमा है, न जापान का सिनेमा है, न भारत का है, और न अफ्रीकी देशों का सिनेमा है। तो मुझे लगता है कि एक पूरा का पूरा जो है, अगर हम दुनिया को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो इधर के सिनेमा पे तो चर्चा ही नहीं हुई है। तो वो अपने आप में बहुत व्यापक है, और पूरब के सिनेमा पे काम करना कठिन है, क्योंकि पश्चिम में क्या है ना, उन्होंने अपनी चीजों को बहुत अच्छे से उनका आर्काइविंग का तरीका बहुत अच्छा है। वो अपनी हर चीज को सहेज के रखते हैं। आप देखिए जितनी फिल्म फिल्म थ्योरी डेवलप हुई है, वो सारी फिल्म थ्योरी ज्यादातर जो है वेस्ट के हिसाब से डेवलप हुई है, पश्चिम के हिसाब से डेवलप हुई है। ईरान के सिनेमा को समझने के लिए कोई थ्योरी डेवलप नहीं है, जापान के सिनेमा को समझने के लिए कोई ऐसी थ्योरी डेवलप नहीं है, कि हम उस तरीके से चीजों को देख परख सकें। मैंने इसीलिए जानबूझ के इस चर्चा को, चूंकि मैंने इसलिए जल्दी से निपटाया वो फिल्म जॉनर वाला जो वेस्टर्न फिल्म जॉनर था, क्योंकि उसमें से बहुत सारे लोग जो आप स्टूडेंट हैं, शायद आपने की किताब भी पढ़ी होगी जी और थोड़ा बहुत आप जानते भी होंगे। लेकिन मेरा इंटरेस्ट इसी बात पर ज्यादा था, मेरा फोकस इसी बात पर ज्यादा था कि हम भारत में फिल्म अध्ययन कर रहे हैं, भारत के फिल्म स्कूल में हम फिल्म की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो हम क्यों ना अपनी चीजों को सहेजने का और उसके लिए काम करने का एक माहौल बनाएं, एक एनवायरनमेंट बनाएं। हम कुछ नहीं कर सकते, हम एक आर्टिकल लिख सकते हैं, हम अपने रिसर्च का टॉपिक चुन सकते हैं, हम उन पर काम कर सकते हैं। आपके पास लाइब्रेरीज हैं, आपके पास फिल्म लाइब्रेरी होगी, आपके पास एक्सेस होगा कि आप पुनः जाकर जो है वहाँ के फिल्म आर्काइव से चीजें देख सकते हैं। तो मुझे लगता है इस पर एक काम होना चाहिए। और ठीक है, आपका सुझाव बहुत अच्छा है, और जी पूरा वर्ष सिनेमा पे देखिए, अगर कभी कुछ बन पड़ता है तो मैं जरूर काम करूँगा। सर एक प्रश्न और है मेरा सर। सर ये पूछना चाह रहा था कि भारतीय सिनेमा के परिप्रेक्ष्य में फिल्म जोनर की बात करते हैं तो इसमें बहुत सी ऐसी फिल्में हैं जो एक दूसरे जोनर का आंशिक तौर पर अतिक्रमण करती है, तो ऐसी बिल्कुल। फिल्मों को हम कैसे किसी एक जोनर पर मतलब बांध सके, क्योंकि सर भारतीय निर्देशक कोशिश करते हैं ना कि वो अधिकांश जोनर को समेट ले अपनी फिल्मों में, तो कैसे बांटे सर किसी एक जोनर में? देखिए ये चैलेंज तो हमेशा रहा है, ये ऐसा नहीं कि पश्चिमी सिनेमा में ये चैलेंज नहीं रहा है, वहां भी रहा है। और वहां पे भी, जैसे मैंने टाइटेनिक का उदाहरण दिया ना, कि जब आप शायद लव स्टोरीज के जॉनर की बात करेंगे तब भी टाइटेनिक का नाम लेंगे, और जब आप एक डिजास्टर फिल्म का नाम लेंगे तब भी आप टाइटेनिक का नाम लेंगे। ऐसी बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं, जैसे एलियन सीरीज है, जिसमें आप हॉरर जॉनर में भी उनको रखेंगे और आप स्पेस वाली फिल्मों के जॉनर में भी। जी तो ये चैलेंज हमेशा रहेगा, और ये हमारे विवेक और हमारी सूझबूझ से ही तय हो पाएगा कि किस पर्टिकुलर फिल्म में कौन सा ऐसा तत्व है, हाँ, जो उसको एक खास जानवर के करीब ले जाता है। और वो फिल्म स्पेसिफिक भी हो सकता है, हम किसी फिल्म के संदर्भ में बात कर पाएंगे तभी वह तय हो पाएगा कि वो फिल्म किस जानवर की है। ये हमेशा जो है ये बात सामने आ सकती है कि एक फिल्म जो है
अलग अलग जॉनर को एड्रेस करती है। और एक चीज और देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपकी बात से निकल के आ रही है भारतीय सिनेमा। जी भारतीय फिल्मों का जो विकास हुआ है, हाल का दौर छोड़ दें, जब बिजनेस ही हमेशा तय करता है कंटेंट को, मेरा ये मानना है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो साहित्य हो, चाहे कलाएं हों। हमेशा जो जो उसका जो कॉमर्शियल पहलू है वही तय करता है कि उसका प्रारूप कैसा होगा। जब तक सिंगल स्क्रीन थिएटर था, तब तक सिंगल स्क्रीन थिएटर इस तरीके से काम करता था कि तीनों क्लास, जो हमारे समाज के तीनों वर्ग थे, वो एक साथ आकर सिनेमा देखते थे। आप देखिए उसमें सीधा एक विभाजन था कि सामने एक हमारी तरफ यूपी में उसको फर्स्ट क्लास बोला करते थे, जो सबसे सस्ती सीटें होती थी स्क्रीन के सामने, और उसके बाद से एक डीसी हुआ करता था, एक बालकनी हुआ करता था। आमतौर पे जो फैमिलीज होती थी वो बालकनी का टिकट लेकर फिल्में देखा करती थी, बिल्कुल। और जो स्टूडेंट्स होते थे और जो छोटी मोटी नौकरियों वाले लोग होते थे, उन्हें वो डीसी वाला ले लेते थे जो अकेले आया करते थे। और सामने वाला ऐसा होता था जिसमें हमारे समाज का जो थोड़ा एक तरह से कह लीजिए जो लोअर क्लास था, जो मजदूर वर्ग था और तमाम थे, दिहाड़ी मजदूर, रिक्शे वाले, रिक्शा पुलर, वो लोग आके वो फिल्में देखते थे। तीनों ही महत्वपूर्ण थे, तीनों ही टिकट खरीद के फिल्म देखते थे, तीनों के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। इसीलिए जब तक सिंगल स्क्रीन सिनेमा का दौर रहा है, स्क्रीनिंग का दौर रहा है, तब तक क्या हुआ है, जो फिल्में भी बनी हैं, आप देखिए वो फिल्मों की मजबूरी थी तीनों क्लास को एड्रेस करना। बहुत क्लासिक फिल्मों में भी एक आध ऐसी हल्की फुल्की कॉमेडी होती थी या बड़ी माइंडलेस टाइप की कॉमेडी होती थी, कि आज आप देखें तो बहुत बेतुकी लगेगी, लेकिन शायद उस समय मजबूरी थी कि उसको लेना है, क्योंकि नहीं तो वो वाला जो वर्ग है उसको क्या होगा। एक आइटम सॉन्ग डालना जरूरी था, जिस पर कि फर्स्ट क्लास में बैठे लोग जो है सिक्के उछाल कर जो है प्रदीप कर रखें। तो हर फिल्म क्या होता था कि तीनों क्लास को एड्रेस करने के लिए अपनी पूरी की पूरी संरचना बनाती थी। वेस्ट में आप देखें तो ऐसा नहीं हुआ है, वहां पे जैसे आज हो गया है, जब हम मल्टीप्लेक्स के दौर में हैं, तो आज फिल्में ऐसी नहीं बनती। आज फिल्मों को पता है कि मेरा टारगेट ये है। सलमान खान की फिल्में हैं तो सलमान खान की फिल्मों का टारगेट अलग होगा, और आपके क्या कहते हैं अभी ये गुलाब मुस्तफा के अपने जो सुजीत सरकार, हम्म? सुजीत हाँ, आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना की फिल्मों का जो है दर्शक वर्ग बिल्कुल अलग होगा। तो ये अब तय हुआ है, लेकिन वहां पे बहुत पहले से तय था। और जो हमारे सामने चैलेंज है कि बीच का एक बहुत बड़ा टाइम ऐसा था, जिसमें फिल्में इसी तरह से बनती थी कि उन्हें सबको खुश करना है, सबको लेके चलना है। तो हमारे यहाँ इस तरह का जो विभाजन है वो ज्यादा चुनौतीपूर्ण। तो मैं ये कहना चाह रहा सर कि मतलब इस विषय में बात करने के लिए सर ये 2 घंटे बहुत कम पड़ जाता है सर। इसके लिए मतलब अलग अलग टाइप का एक होना चाहिए सेमिनार। मतलब मैं तो मैम से अनुरोध करता रहता हूँ हमेशा कि इस तरह का सेमिनार हमेशा होना चाहिए, और एक एक घंटे करने में तो हमेशा हर दिन होना चाहिए इस तरह की बातें, क्योंकि सर एक जनरल बातें हम नहीं कर सकते हैं जनरल। बिल्कुल बिल्कुल विकास, हम आपके सुझाव देते हैं। हम कोशिश करेंगे कि सर को और सुनना है हमें, यह समय काफी कम था, लेकिन ये प्रक्रिया चलती रहेगी और आप अपनी सहभागिता ऐसे रहिए। और भी जिज्ञासा जो हमारे साथ जुड़े हैं, जी जॉय और प्रश्न को, जॉय ब्लैक स्वेल थिएटर के मेंबर भी हैं सर, और वो लगातार लिखते हैं। जॉय, शायद उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है अभी, लगता है। अर्पित का सवाल आया है। अर्पित कुछ पूछना चाहते हैं आपसे। जी अर्पित। हाँ, प्रतीक महंत जी हैं। अर्पित, आप अपने जी सर। प्रश्न रखिए। यस मैम। नमस्कार सर। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि कोई भी आर्ट जब एक्सप्रेस हुआ, मतलब फिल्म तो बहुत नया था, मतलब 2 मिनट लेंगे सर, उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे। मतलब पेंटिंग हो, पोएट्री हो, पिक्चर हो, कोई भी हो, तो वो अपना एक्सप्रेस करता था। तो फिल्म जब शुरुआती दौर में जब आया, एक्चुअलिटी जब शूट होती थी, तो उस समय जब पहला अराइवल ऑफ अ ट्रेन आया, तो उस समय ऐसा नहीं था कि कोई एक्चुअलिटी देख के या उसको देख के हम लोग कुछ मतलब एक अलग तरीके का इमोशन इवोक करें।
पूरे तरीके से सारे लोग जहाँ बैठे हुए थे वहाँ से डर के उठ गए, मतलब चले गए। तो एक हॉरर तरीके का एक चीज एक्सपीरियंस हुआ। तो मेरा यहाँ से मतलब दो चीज है कि फिल्म जो है उसको एसोसिएट करके देखना और डिसोसिएट करके देखना। डिसोसिएट करके हम भले ही एक मर्डर को बहुत ही ग्लोरीफाई करके देख लें, पर उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते कि वो चीज सही है। दूसरा, उसी टाइम में अगर कोई भी चीज अच्छे तरीके से दिखा रहा है और सही चीज है, तो उसमें लगता है कि हम ही कर रहे हैं या उस तरीके का चीज में हम ही शामिल है। तो एसोसिएट करना और डिसोसिएट करना, इन दो चीजों में पहले एसोसिएशन में ही जेनर डेवलप हो चुका था, क्योंकि हमको हॉरर फीलिंग आ गई थी। ह्यूमन साइकोलॉजी में एज अ दर्शक के तौर पर ये चीज पहले ही से मौजूद है। फिर जिस टाइम वही ग्रेट ट्रेन रॉबरी की जो एडविन स्पॉटर की थी, या फिर आप जो बोले जो अभी भी पॉप कल्चर में वो ट्रिप टू द मून पे बुलेट मारा हुआ आता है, वो उसमें भी एलिनेशन वाला फॉर्मूला आया था ग्रेट ट्रेन रॉबरी में, जो बुलेट। आपकी बात थोड़ा थोड़ा समझ गया, मैं आपकी बात का जवाब दूं, बताइएगा। संतुष्ट हुए मेरे जवाब से? न, न, मैं जो आप कह रहे हैं, सर मेरा हाँ हाँ जी, मेरा बोलिए, आप क्वेश्चन अपना ये प्रश्न। था कि जेनर जब हॉलीवुड के द्वारा डेवलप हुआ, मीन्स वही सुपर सिक्स स्टूडियो जब गोल्डन एरा में आके जेम्स कैग्नी गैंगस्टर बनाता है, जेम्स कैग्नी है तो गैंगस्टर बनेगा, जिम कैल्नी है म्यूजिकल बनेगा, जॉन वेब है तो वेस्टर्न बनेगा, और साईफाई और हॉरर के लिए कोई हीरो हीरोइन का मौजूद नहीं है, उसमें सेक्स और वायलेंस तरीके से इनपुट रहेगा, ये सब चीज। और उसके अलावा भी ग्रेड मूवी है। इन सब चीजों में सर, जब हम इकोनॉमी जब डिसाइड किया जेनर का, और एक दर्शक जो है जो एसोसिएट होके देखता है, तो उन दोनों में हम क्यों इकोनॉमी पर्पस से फंस के उन चीजों को देखें। ये कट टू एक दूसरा और बात है, जो भी फिल्म मेकर है, मतलब उसी टाइम में जब जेनर डेवलप हुआ तो रॉजर फॉरमैन जो थे, एक मतलब बी ग्रेड मूवी बनाते थे, तकरीबन 400 फिल्म बनाए। तो फ्रांसो कोपोला उनका एडिटर था वही, और उनके जो भी ये थे तकरीबन अर्पित सारे लोग। सवाल रखिए, हाँ, अपने मुझे लग रहा प्रश्न है कि सवाल आप अगर एक लाइन में अगर वो करते हैं, क्योंकि उसका बैकग्राउंड तो मैं तो समझ गया। सवाल यही सब, हाँ हाँ मैम, तो सवाल यही है हाँ कि हम हाँ बोलिए। जो भी जेनर को डिसाइड करके उसमें जो फंस के, मतलब उस कैटेगरी में फंस के उसके बाद उसको फ्रेमवर्क करे, या फिर एक दर्शक के तरफ से और फिल्म मेकर के तरफ से देखने, वो ज्यादा ये रहे। मतलब ये जेनर जो पूरा सिस्टम ही डेवलप है, अभी जो बाबू सवाल इंटेलेक्चुअल क्या है डिबेट हो रहा है तुम्हारा? बसंत बाला और इस तरीके, तो मेरा सवाल यही था कि जेनर को जेनर के तौर पे फंस के देखना कितना उचित है, या फिर एक दर्शक के तौर पे उससे कितना प्रभावित होता है उससे डिसाइड करना, और फिल्म मेकर के तरफ से इकोनॉमिक्स ये सारी डिसाइड नहीं चीजें करें। देखिए, मैं जितना आपके सवाल को समझ पा रहा हूँ, ये सारी चीजें एक दूसरे से घुली मिली हैं, हम उनको जो है अलग अलग करके नहीं देख सकते। जेनर विकसित आइसोलेशन में नहीं होता है। जेनर जो है हमेशा एक खास तरह के समय की, खास तरह के अभिरुचियों की, मतलब उसमें एक साथ कई चीजें काम करती हैं। समाज में आने वाले परिवर्तन भी कहीं ना कहीं काम करते हैं। अब आप मैं इसको बहुत साधारण तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जिस मैंने महानायक या सुपर हीरो सिनेमा का जिक्र किया, वो सुपर हीरो सिनेमा आज से नहीं है। अमेरिका के कल्चर में, अमेरिका के पॉपुलर कल्चर में मैंने बताया ना कि वो 1930 से है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ सुपर हीरो सिनेमा की स्टडी करेंगे तो आप उसमें बाकायदा एक ऐतिहासिक उतार चढ़ाव देखेंगे। आप उसमें बाकायदा परिवर्तन देखेंगे। आप ये भी देखेंगे कि आपके कॉमिक के जो नायक थे, नायकों का तरीका बदलता गया है। आपको शुरुआती नायक जो है एक समय ऐसा आएगा जो बहुत उदात्त और आदर्शवादी दिखेंगे। बाद में आपको ऐसे नायक भी दिखेंगे, वही सुपर हीरो दिखेंगे जो छल कपट का भी थोड़ा सहारा ले लेंगे। और एक समय ऐसा भी आ सकता है कि वो एंटी हीरो की तरह दिखेंगे। जोकर क्या था? जोकर एक जो भी फिल्म आई थी, जोकर एक खलनायक है पॉपुलर कल्चर का, बैटमैन सीरीज का। एक ऐसा खलनायक है जो हमेशा जो है कह लीजिए कि एक शाश्वत खलनायक जो लगातार बैटमैन के पैरेलल खड़ा रहता है। और
उन दोनों के बीच टकराहट होती है। हम लंबे समय से जो है खलनायक के तौर पे देखते आ रहे हैं। मैं खुद अपनी बात बता रहा हूँ, मैं जब छोटा था, मेरे ख्याल से मैं क्लास 7th या 9th तक की बात है, उस समय इस तरह की जो है जो वेस्टर्न कॉमिक्स थी वो इंडिया में अवेलेबल थी, और कुछ लोगों ने उसका हिंदी वर्जन भी प्रकाशित करना शुरू किया था, तो वो सब हमारे पास थी। तो तब भी हमने जोकर को पढ़ा, तब भी हमने जोकर के किरदार को देखा जो कि एक खलनायक की तरह जो है आता था। लेकिन आज की डेट में जो जोकर फिल्म आप देखेंगे तो जोकर फिल्म जो है एक प्रतिनायक की तरह, वो बुरा जरूर है, लेकिन उसके बुरा होने की वजहें और उसके खड़े होने की वजहों पर जो है डायरेक्टर का फोकस है। डायरेक्टर का कैमरा जो है जोकर के सामने ना होकर अब उसके पीछे है, वो उसकी नजर से जो है चीजों को देख रहा है। तो जो मैंने आपने बात कही ना कि फिल्म के को देखे जाने के नजरिए की बात कही, चूंकि आपका सवाल बहुत मैं स्पष्ट नहीं हो पाया मुझे, लेकिन जो मैं समझ पा रहा हूँ कि एक जॉनर की जब हम बात करेंगे तो एक जॉनर बहुत सारी चीजों से निर्धारित होगा। वो अपने सामाजिक राजनीतिक परिवेश की भी भूमिका होगी, उसके कॉमर्शियल एस्पेक्ट्स भी होंगे, उसके व्यावसायिक पहलू भी होंगे, और दर्शकों की जो बदलती हुई अभिरुचि है वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार होंगे। इन तीनों का जो कॉम्प्लेक्स, तीनों या बहुत सारे कारकों का जो एक कॉम्प्लेक्स वो बनेगा, वजहें बनेंगी, उनसे ये जॉनर पैदा होते हैं। और हमारी स्टडी उतनी ही बेहतरीन होती चली जाएगी किसी भी जॉनर के बारे में, जितना ज्यादा हम उसके डिफरेंट पहलुओं पर नजर दौड़ाएंगे। तो मुझे लगता है मैं अपनी बात स्पष्ट कर पाया हूँ शायद। जी सर भी और जी सर, मुझे लगता है विजय मैम कुछ कहना चाहती हैं। विजय मैम जी, वीडियो ऑन की हैं। जी मैम। जी मैम। ये जी तो लगातार लिख रही हैं, बहुत अच्छा लिख रही हैं। मैं तो लगभग मैम अनम्यूट कीजिए। हाँ मैम। सबको मेरी ओर से नमस्ते। नमस्ते। और दिनेश जी को बहुत बहुत बधाई कि आपने इतनी देर तक इतनी तरह तरह की बातें बताई, और खास करके विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही उपयोगी रहा, तो उन्हें जोनर के बारे में काफी कुछ जानकारी प्राप्त हुई। मेरा कोई प्रश्न नहीं है, मैं तो सिर्फ बधाई देना चाहती हूँ नहीं, और मुझे कि बहुत बहुत खुशी हुई, अच्छा। बहुत खुशी हुई कि आपने सुना। और मैं असल में मैं खुद इस समय आप जिस तरह से काम कर रही हैं और जिस तरह से आपकी लगातार किताबें आ रही हैं, मैं तो बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ आपका कि आप विश्व सिनेमा के उन अछूते विषयों पे लगातार लिख रही हैं और बात कर रही हैं जिन पर हिंदी में कोई काम नहीं हो रहा था। अभी मैं आपका देख रहा था कि शायद एशियाई पर्सपेक्टिव में आपकी किताब है, नोबेल प्राइज पर संभवतः आ रही जी है। तो बहुत ये अच्छा है। हॉलोकास्ट फिल्मों पर एक आई है। जी, और आपकी 2-3 किताबें हैं मेरे पास, और जो कि युद्ध युद्ध सिनेमा पे जो आपने एक किताब है उस पे जी हाँ, हॉलोकास्ट मूवी। हॉलोकास्ट पे लिखी है, वो भी बहुत सुंदर किताब जी जी। है। तो शुक्रिया। नहीं, जब मैंने सुना कि आप आ रहे हैं तो मैंने सोचा मैं जरूर ही सब काम छोड़ के आपको सुनूंगी। तो अच्छा लगा मुझे। धन्यवाद मैम, आपकी प्रतिक्रिया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब ब्लैक का रॉयल थिएटर को भी बधाई हो, सुरभि को भी बधाई हो, और दिनेश जी को भी बधाई हो। शुक्रिया। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। सर, एक और जिज्ञासा हमारे साथ आई है। प्रतीक महंत जी कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं, प्रश्न पूछना चाहते हैं। जी प्रतीक जी। जी नमस्ते सर। नमस्ते। सर मेरा सवाल है कि हमारे यहाँ भारत में खासकर देखने को ये मिलता है कि आर्ट सिनेमा और कॉमर्शियल सिनेमा का सीधे सीधे डिवीजन कर दिया जाता है। फिर जब प्रश्न हम पूछते हैं कि क्या जो कॉमर्शियल सिनेमा जिसे हम कहते हैं वो क्या आर्ट नहीं होता उसमें, या फिर जो आर्ट सिनेमा होता है क्या उसमें कॉमर्शियल वैल्यू नहीं होती है, तो आप इसको जी आप इसको किस तरीके से देखते हैं? अच्छा, देखिए बड़ी पुरानी बहस है, और बहुत पहले जो है मैंने पढ़ा था कि देवानंद का एक इंटरव्यू था, तो उन्होंने कहा कि मैं आर्ट सिनेमा और कमर्शियल सिनेमा को के भेद को नहीं मानता, क्योंकि हर सिनेमा एक आर्ट है, मतलब हर फिल्म को बनाना एक कला है, और हर फिल्म व्यवसाय करना चाहती है, तो फिर अलग कैसे? लेकिन देखिए आर्ट आर्ट मैंने आपको शुरू में ही बताया कि शब्द कैसे आते हैं, तो आर्ट सिनेमा दरअसल यूरोपियन आर्ट हाउस सिनेमा से ही आया। जब हम आर्ट सिनेमा की बात करते हैं तो उसका अर्थ सिर्फ इस बात से नहीं है कि बहुत आर्टिस्टिक सिनेमा है। कई सिनेमा ऐसा है कि बहुत सारी फिल्में ऐसी रही हैं जो
कला की दृष्टि से बहुत उत्कृष्ट रही हैं। क्या राज कपूर की फिल्में कला की दृष्टि से उत्कृष्ट नहीं रही? बहुत अच्छी। और राज कपूर के पास तो चीजों की, फ्रेम की, फोटोग्राफी की बहुत जबरदस्त समझ थी, बहुत सुंदर दृश्य रचते थे। तो मुझे लगता है कि जो आप बात कह रहे हैं ना कि ये वर्गीकरण असल में कोई बनावटी वर्गीकरण नहीं है, ये वर्गीकरण सिर्फ चीजों को समझने के लिए। तो जो आर्ट सिनेमा था, आमतौर पे ये माना जाता था कि इसका जो मुख्य मकसद है, जो बेसिक, जो उसका ऑब्जेक्टिव है, वो सिर्फ व्यवसाय करना नहीं। और जो व्यवसायिक सिनेमा था उसमें ये मान लिया गया था कि नहीं, इनका मकसद है कैसे भी पैसा कमाना। तो कैसे भी पैसा कमाने का मतलब हो गया कि सिर्फ आप किसी फिल्म में सिर्फ डांस ही डांस दिखाते रहें या गाने या इस तरह की, जिसको लेकर आप वापस लौटें तो आप कुछ लेकर ना लौटें, आपको लगे कि आपने 3 घंटे आप बस देखते रहे। तो ये एक फर्क आया, और ये फर्क एक कह लीजिए थोड़ा विद्रोही फर्क भी था, क्योंकि एक टाइम में चूंकि इस तरह की फिल्में बहुत ज्यादा बन रही थी, और जब दूसरे तरह के मेकर्स ने काम करना शुरू किया दूसरे तरह की फिल्मों पे, तो उनको एक डिफरेंशिएशन भी तो चाहिए था। जैसे कहानी है ना, तो कहानी तो हमेशा कही जाती थी, लेकिन हिंदी में नई कहानी आ गई, तो नई कहानी क्या थी तो वो भी कहानी, ऐसा थोड़ी है कि उसमें वो कहानी नहीं है। लेकिन उन्हें अपने आप को अलग करना था, अपनी बात को ज्यादा जोर के साथ रखना था, तब उन्होंने उसको एक नाम दिया नई कहानी का। तो यही चीज यहाँ पे भी है। हमें, मुझे लगता है कि इसको अध्ययन के तरीके से ही देखना चाहिए। और आपने एक सवाल शायद ये भी पूछा था कि अभी आर्ट फिल्में क्यों नहीं बनती। तो ऐसा नहीं है, कि मुझे लगता है कि अभी जो फिल्में बनती हैं, बस ये है कि अब भेद मिट गया है, क्योंकि अब उस तरह से दर्शक जो है उतना विभाजित नहीं रह गया है। अभी क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी फिल्में बनती हैं। अब मुझे लगता है कि अक्टूबर या फोटोग्राफ जैसी फिल्म को आप क्या कहेंगे? तो ये मेरा सवाल आपके लिए। जी जी सर, ये बात उन्होंने नंदलाल जहान ही लिखी है कि आजकल आर्ट फिल्म क्यों नहीं बनती। आर्ट फिल्में तो जी जी हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपने सर। एक और सवाल मैं छोटा सा पूछना चाहूंगा कि सर जैसे भाषा होती है, तो हॉलीवुड की भाषा इंग्लिश है, वहां पे इंग्लिश में फिल्में बनती है, तो वो हमें बहुत रेंज देता है बहुत सारे जॉनर में काम करने का। वैसे ही इंडिया में हिंदी का है, हिंदी का प्रभाव है, वो हमें बहुत सारे जॉनर में काम करने का मौका देता है। लेकिन क्या सर क्षेत्रीय भाषाएं भी बहुत सारे जॉनर में काम कर सकती हैं? उनकी क्या वो बन पाएंगी? आपको क्या लगता है अभी के परिदृश्य में? हाँ, क्यों नहीं। आप देखिए ना, अगर विविधता के दृष्टि से देखें तो दक्षिण का सिनेमा हमसे ज्यादा विविधता वाला है, और ज्यादा इस तरह के विषयों पे काम करता है, और खास तरह के विषयों पे काम करता है। अभी उसकी एक फिल्म मैंने देखी नहीं, उसकी बहुत तारीफ होती है, संभवतः उसका नाम है डबल डीलक्स या ऐसा कुछ नाम है, जो एक बहुत अलग तरह की फिल्म सुपर बताई जाती है। सुपर डीलक्स, सॉरी। वो फिल्म रिकमेंडेड है, मतलब मुझे कई लोगों ने देखने को कहा, मैंने देखी नहीं। तो ये अर्जुन रेड्डी एक अलग तरह की फिल्म थी। या फिर बांग्ला में जो है, अभी जो बांग्ला में कई तरह की फिल्में बन रही हैं, तो बांग्ला की फिल्मों में बहुत डेवलपमेंट हुआ है। बंगाली फिल्में कहानी अपने तरीके से कहने की उनकी आदत है। तो बंगाल का एक न्यू वेव भी आया है, जिसमें नए डायरेक्टर बहुत साहसिक किस्म की या बहुत बोल्ड फिल्में बना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि लैंग्वेजेस में संभावनाएं नहीं है, बहुत संभावना। मराठी फिल्मों का मैंने नाम जिक्र है, मराठी फिल्म जो एक अलग तरह की, और जिनका इम्पैक्ट देखिए ना मुख्य धारा के सिनेमा पर पड़ता है, चाहे वो दक्षिण का सिनेमा हो, चाहे बंगाल का सिनेमा हो, चाहे महाराष्ट्र का सिनेमा हो, इनका असर जो है हमारे मुख्य धारा के सिनेमा पर पड़ रहा है। या अब विश्व सिनेमा में देख लीजिए, जो ऐसी भाषाएं हैं जो कि कह लिया जाए जो वैश्विक नहीं है, जो भाषाएं, जैसे कोरिया का सिनेमा, कोरियन सिनेमा का कितना एडॉप्टेशन हो रहा है, भारत में भी हो रहा है, हॉलीवुड में भी हो रहा है। पैरासाइट उसका एक ज्वलंत उदाहरण भी है, जो कई जगह रिलीज हुई और अपने आप में इतने सारे ऑस्कर पाई। कोरियन ही फिल्म है पैरासाइट। बिल्कुल सर। जी सर, एक और अंतिम प्रश्न मैं ले लेना चाहूंगी। अश्विनी रोकड़े सर, वो हमारे ही ब्लैक सॉइल थिएटर की मेंबर हैं। अश्विनी, आप अपनी जिज्ञासा, अपने प्रश्न को रखिए। जी सर। नमस्ते सर। नमस्ते।
सर आपने तो बहुत अच्छा यानी जवाब मेरा दे दिया आपके लेक्चर में। हाँ हाँ। तो मेरा चॉइस मेरी है कि वो जिनकी फिल्में हैं उनकी फिल्मों में आपने ट्रिप टू द मून इस फिल्म के बारे में बताया कि वो साइंस फिक्शन की मूवी है, पर उनकी ही एक मूवी है द मैन विद द रबर हेड। ये फिल्म कौन से जॉनर में आएगी सर? ये साइंस मैंने फिक्शन में देखी नहीं आएगी, है। कॉमेडी फिक्शन में? अच्छा, सर मैंने ये छोटी फिल्म सी देखी फिल्म नहीं है है। हाँ, ठीक है सर। नहीं, लेकिन मतलब मुझे नहीं पता वो किस सब्जेक्ट के साथ डील करती है। ट्रिप टू द मून तो मैंने देखी भी है, उसके बारे में पढ़ा भी है, क्योंकि उसकी चर्चा बहुत ज्यादा हाँ होती है। और उस समय की फिल्मों को शौकिया नहीं देखा जा सकता, स्टडी के हिसाब से ही देखा जा सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो फिल्में आपको बहुत ही कह लीजिए आज के समय में कई बार उकताहट भी होती है उन फिल्मों को देखकर, जब तक आप अध्ययन के दृष्टि से ना देखें। तो अगर मुझे उस फिल्म के सब्जेक्ट के बारे में आइडिया हो तभी मैं ये बात बता सकता हूँ, या तो मैंने वो फिल्म देखी होती है कि वो फिल्म किस जॉनर की होगी। बिना देखे तो हाँ ये सर, अंदाजा वही कंफ्यूज। हम्म। ठीक है लेकिन ठीक सर है, वो चलिए आपकी बात मैंने नोट कर ली, और मैं कभी अगर उस फिल्म को देखने का मौका मिला तो मैं अपनी बात जरूर पहुंचा दूंगा सुरभि के जरिए आप तक। जी जी सर, सर, थैंक यू प्लीज। सर, थैंक यू सो मच और सर। कोई प्रश्न है अश्विनी? तो ठीक है, ठीक है सर। तो मुझे लगता है सबकी जिज्ञासाएं शांत हो गई हैं। वैसे जिज्ञासाएं शांत नहीं होती हैं, और वो लगातार कुछ न कुछ आप कुछ कहेंगे तो और भी प्रश्न मन में आएंगे। लेकिन वाकई आज जो हमारा जो परिसंवाद हुआ, जो चर्चाएं हुई, अपने आप में हर विषय से ये हटकर है। और यह जो सब्जेक्ट है, पड़ताल शब्द जो आप हम लोगों ने प्रयोग किया, कि कैसे हम्म, भारतीय और पाश्चात्य सिने जॉनर की पड़ताल की आवश्यकता है, कैसे कंपेयर की आवश्यकता है, यह एक नई दृष्टि देगी आज जो चर्चा हुआ हम लोगों के साथ। जी तो सर फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आपने अपने बहुमूल्य समय में से ब्लैक स्वेल थिएटर के लिए समय निकाला और सिनेमा के एक अलग विषय पर गंभीरता से चर्चा की, और हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं सभी लाभान्वित हुए। मेरी बहुत इच्छा है, अगर समय बहुत नहीं हुआ होता तो मैं खुद भी नोट्स बनाए जा रही हूँ, और 4-5 पन्ने के तो मैंने ही बना लिए हैं कि कैसे हम्म, इस तरह की स्टडी की जाए। लोग सोचे इन पक्षों पे भी कि सिनेमा को, भारतीय सिनेमा जॉनर को भी कैसे गंभीरता से पढ़ने की आवश्यकता है। तो सर बहुत बिल्कुल बहुत धन्यवाद और आभार। बिल्कुल शुक्रिया आप सुरभि। और सबसे अच्छी बात रही कि मुझे इंटरेक्ट करने का मौका मिला। और जी स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करने में एक अच्छी बात ये होती है कि उनके पास, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा था, कि मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि उनके पास सवाल होते हैं और बहुत अलग तरह के सवाल होते हैं। तो खुद जी, के लिए भी एक चैलेंज होता है कि हाँ, मतलब कुछ नया सीखने को मिलता है हमेशा उनसे बात करके। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है सर, बहुत ठीक बहुत है, आभार। और पुनः मिलेंगे, हम पुनः चाहेंगे कि आप आए हमारे साथ और नए विषय के साथ फिर हम आपसे बिल्कुल चर्चा बिल्कुल। करें। आप लोग ये भी सजेस्ट कर सकते हैं कि किस विषय पे बातचीत की जानी चाहिए। शायद अगर वो जी विषय जो है मेरे क्षेत्र में आएगा, मेरी इस जानकारी के क्षेत्र में आएगा, तो मैं जरूर उस पर बातचीत करना चाहूंगा। बिल्कुल सर, धन्यवाद सर। हमारे साथ विजय मैम जुड़ी, उनका भी बहुत ने समय निकाला। आप जुड़ती हैं तो हमें मनोबल मिलता है। वसुधा मैम, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। साथ में जितने भी लोग जुड़े हैं, जयदास भी जुड़े हैं। जय ने अभी मुझे मैसेज करके याद दिलाया है कि अगले कार्यक्रम की भी मैं सूचना दे दूं।